लाइए भाई, आज के सारे बाजार के एक्सपर्ट्स फ्राइडे के दिन हफ्ते के आखिरी सेशन में जो हमारी मदद करने जा रहे हैं। आप सबको गुड मॉर्निंग और शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स के साथ। काबा सर, कोई अपडेट नहीं है आजकल। आप फार्म हाउस नहीं जा रहे, कोई फोटो नहीं डाल रहे हो, बता नहीं रहे हो आजकल वीकेंड में चल क्या रहा है। कहां जा रहे हो इस वीकेंड में सर? मैं इस वीक में गुलमर्ग जा रहा हूँ। हाँ, कल जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ गुलमर्ग। स्कीइंग के लिए जा रहे हो? हाँ जी। मंडे वापसी की नहीं? मंडे और ट्यूसडे मैंने छुट्टी ली है। 2 दिन मैं मिस करूंगा फिर। मेरी वापस मुझे भी ले चलो फिर, मैं मिस करूंगा ना। आ जाओ। लेकिन आपकी छुट्टी से वीकेंड की अप्रूव हुई है। मंडे छुट्टी जुड़े आपकी छुट्टी नहीं अप्रूव हुई है। गांव से दिल्ली में छोड़ जाएंगे मुझे। कहो सर, आज का टॉप कॉल फोटो शेयर करिएगा वहां से, हुआ तो लाइव करेंगे आपके साथ गुलमर्ग की स्नो के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। वेल, जो स्टॉक मैंने चुना आज फ्लाइंग का स्टॉक है इंडिगो। तो इंडिगो का चार्ट स्ट्रक्चर तो बढ़िया है और कल और परसों इस हफ्ते एक एक्चुअली बढ़िया ब्रेकआउट मिला है इंडिगो में। 4 दिन 5 दिन का कंसोलिडेशन और उसके बाद ब्रेकआउट मिला है और लास्ट में भी अच्छा लगा। ट्रेड करें 2126 पर, मुझे लगता है 2100 का स्टॉप लगाकर चले तो अपसाइड करीब 2150 टू 2160 पॉसिबल है। यस, इंडिगो उड़ान करेगा लगता है। चलिए, गाबा जी की तरफ से इंडिगो पर ट्रेड आती है। गाबा जी गुड मॉर्निंग। तो ये इसलिए लिया आपने क्योंकि आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं या वाकई में चार्ट में इतना दम लग रहा है? नहीं, वाकई चार्ट में दम लगता है मुझे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑब्जर्व कर रहा था पैटर्न में आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेटर्स में बाय दिया है। मैं तो ट्रैवल कर रहा हूं लेकिन मेरे एक टिकट से क्या होता है? मैं ये होगा, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट्स के रेट्स भी बढ़े हुए हैं। नहीं, ये चीज मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ये कि हम खैर गाबा जी हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं, बहुत सीनियर हैं, तो हम थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं उनके साथ और वो बुरा नहीं मानते। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार हम जो थार की बात करते हैं या इसकी बात करते हैं, तो ये स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा रूल है कि जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उसी का स्टॉक खरीदें, क्योंकि इसका मतलब ही है कि अगर कंजम्पशन बढ़ रही है तो उस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेगा और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक चलेगा ऑब्वियसली। तो ये एक नो ब्रेनर है कि ये करना चाहिए। पता, मेरे एक दोस्त है, उनको मैंने एक बार एक चीज बोली थी, तो उसने 2004 में बाइक ली थी रॉयल एनफील्ड की। तो 1 लाख की बाइक आई थी उस समय। मैं कहा तुमने 1 लाख की बाइक लेने के बजाय अगर उसका शेयर ले लिया होता तो आज तेरे पास रोल्स रॉयस होती। उसने बोला कि अगर सभी ऐसे सोचते तो फिर कैसे काम चलता। तो मतलब दोनों करिए, मतलब प्रोडक्ट भी लीजिए और स्टॉक भी लीजिए, दोनों करना जरूरी है। खैर, अब आप मजाक करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आपका हक है, चैनल तो हमारा ही है ना। हम बिल्कुल गाबा जी हक समझ के करते हैं और मुझे पता है कि आप उसको एकदम पॉजिटिव वे में लेते हैं, इसके लिए बिल्कुल तो शुक्रिया उसके लिए आपका। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलिए, मानस को भी जोड़ते हैं। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आपका ट्रेड लेंगे? गुड मॉर्निंग अमित जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, जो आज की ट्रेड है वो वेदांता है। लास्ट का जो आधा घंटा तक कल उसमें हमने फ्रेश ब्रेकआउट वेदांता भी देखा और मेटल स्टॉक्स तो पहले से ही काफी अच्छा कर रहे हैं। वेदांता ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया हुआ है 320 के ऊपर चार्ज पे, तो मेरा समझ है कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी। करेंट लेवल्स पे आप वेदांता में खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 324 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 342 के। यहाँ पर आप ऑप्शन दिया है, द मनी कॉल ऑप्शन लीजिए। 330 वाला 6 रुपए 20 पैसे पे क्लोजिंग था, वहां पर खरीदारी करिए 3 रुपए के स्टॉप लॉस से 11 रुपए के टारगेट के लिए। वेदांता खबरों में भी है भाई, डिविडेंड मिल रहा है, एसेट सेल कर रहा है, रॉयल्टी ज्यादा मिलनी है, सब पे आगे बातचीत होगी कल। लेकिन बाजार बंद होते तो वेदांता हिंदुस्तान सिंह दोनों ऐसे ही बिहेव कर रहे थे, गजब का मूव था। वेदांता आज मानस का प्रेफर्ड ट्रेड 342 के टारगेट्स, चाहे तो 330 का कॉल भी खरीदा जा सकता है। सतपुर साहब गुड मॉर्निंग। सतपुर साहब, आज का ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, देखिए नजर जो है वो है जुबिलेंट फूड पे। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो जुबिलेंट फूड स्लोली एंड स्टेडीली रिकवर हो रहा है फ्रॉम डेज लो, और हम देखते हैं खुलता है नीचे लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये अपने हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होता है। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मेरे हिसाब से आज का इसका टारगेट होगा 530 535 का। 510 का क्लोज है, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 510 का, 500 के नीचे। तो 495 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा पोजिशनली और टारगेट रहेगा 530 535 से बाय जुबिलेंट फूड।
बाय जुबिलेंट फूड, ये राजेश सतपुते जी की कॉल। राजेश सतपुते से चलते हैं राजेश पालवे जी के पास। पालवे जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर। सो बाय कॉल रहेगी पॉलीकैप पे। स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिला है कल के सेशन में। तो जिस तरीके से ओवरऑल अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से वीकली और डेली सेटअप बने, वीकली सेटअप पे देखें तो मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अभी पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में जो कल के सेशन का मूव था ये कैरी होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 2860 से 2870 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 2770 के आसपास। पॉलीकैब, ये है पालिया साहब। कल ऑफिस गए, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा? नहीं, कल तो ऑफिस गए थे, आज जरूर गुवाहाटी में हम। तो कल काफी दिक्कत आई थी एयरपोर्ट जाने में शाम को। हाँ। तो वो जरूर फील आया कि हाँ बॉम्बे में कल बहुत ट्रैफिक का इशू था। तो इवनिंग में फ्लाइट थी तो काफी दिक्कत आई थी। करीब 1 घंटा लगा मुझे 1-1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। कल मोदी जी थे ना हमारे शहर में। ठीक है, पालिया साहब का ऑफिस भी बीकेसी के पास ही है ना, इसलिए मैंने पूछा। कल फंस गया मैं 40 मिनट में पहुंच गया घर। मैं कल आपको बता रहा था बहुत जल्दी खाली एकदम सब रोड वही कह रहा हूं, सब कुछ खाली था कल, क्योंकि सब डर गए थे ना। और बीकेसी तो कल पूरा बंद था। तो बीकेसी से जो पूरा ट्रैफिक आता है वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को पूरा चोक कर देता है, वो था ही नहीं कल। तो प्लस वो ट्रक्स वक सबको मुंबई के बाहर रोक दिया गया था कल। तो रोड पे हेवी व्हीकल्स बहुत कम थे। बिल्कुल, तो एकदम आराम से मैं एग्जैक्ट 40 मिनट में, जितना टाइम मुझे सुबह लगता है उतने टाइम में मैं कल शाम को घर पहुंच गया। मोदी जी शाम को आ जाए कह रहे रोज। अगला पिक बैती साहब, गुड मॉर्निंग। बैती साहब, प्रेफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड ट्रेड रहेगा कोल इंडिया। स्टॉक नवंबर से ही प्रेशर में था और एक स्लिप होकर 200 डेमा तक आ गया और वहीं पे पिछले 7-8 दिन कंसोलिडेट करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन कल दिया और एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट क्लियरली विजिबल था। स्टॉक में काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है, जिस हिसाब से कल 47 लाख कॉल राइडर्स ने पोजीशन क्लोज की है। काफी इंप्रेसिव दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट मिलने का फुल चांसेस है। तो 232 के फर्स्ट टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें 219 का। ओके ठीक है, तो ये कोल इंडिया। चलिए, ये हो गई सारी टेक्निकल कॉल्स। पार्थिव भी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे भी एक फंडामेंटल ओपिनियन ले लेते हैं। पार्थिव, गुड मॉर्निंग, आपका प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एनालिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, फंडामेंटल पिक रहेगी द रैमको सीमेंट्स। ये स्टॉक की चर्चा हमने पास में भी की है, लेकिन अगर हम देखने जाओ तो ये कंपनी ने पिछले 3 साल के अंदर आई थिंक उसकी कैपेसिटी है जो काफी अच्छे पैमाने पे बढ़ाई है। एवं कैपेसिटी जो हम जानते हैं कि जयंतपुरम का फेज 3 प्लांट है उनका, और उर्नूल का भी जो ग्राइंडिंग यूनिट और जो क्लिंकराइजेशन यूनिट है वो उन्होंने कैपेसिटीज बढ़ाई है। लेकिन काफी लोगों को ये दिक्कत है कि जो कैपेसिटीज बढ़ी है वो करीबन 3000 करोड़ के कैपेक्स पर बढ़ी है। सो अगर एबिटा पर टर्म के बेसिस पे देखें तो ये काफी महंगी दिख रही है। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि ये इतना एफिशिएंट मैनेजमेंट है कि काफी जो नया ग्रीनफील्ड कैपेक्स होता है उसको वो लोग फ्रंट लोडिंग करते हैं। उसका मतलब ये है कि आगे जाके यहाँ पे जब नई कैपेसिटीज और बढ़ाएंगे, यहाँ से कैपेसिटीज जब डबल करेंगे, देन विल कम एट लेस देन 1/3 ऑफ द कॉस्ट। तो ये एफिशिएंसी है ये कंपनी की। वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर गिना जाता है साउथ का। अगर ये साल की रेवेन्यू गाइडेंस और वॉल्यूम गाइडेंस की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अराउंड 15% सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ। तो हम मान रहे हैं कि करीबन 13.5 मिलियन टन का सीमेंट की बिक्री करेंगे। और इस बार का जो एबिटा बाय टन है वो डेफिनेटली लास्ट ईयर से काफी बेटर होगा बिकॉज ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ द इनपुट कॉस्ट और पावर ऑफ फ्यूल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमें लग रहा है बहुत एफिशिएंसी इमर्ज होगी। और मैं वैल्यूएशन ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो बहुत रेयरली हम लोग ये इतनी एफिशिएंट सीमेंट कंपनी को करीबन 114 ईवी पर टन के वैल्यूएशन पे देखते। जनरली रैमको सीमेंट्स 130 के बिलो कोड नहीं करता। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है। और अभी मैनेजमेंट ने बताया कि काफी कॉस्ट कटिंग करके और जो भी नया कैश फ्लो जनरेट होगा उसको आने वाले 3 साल में डेट रिडक्शन के लिए यूज करेंगे। तो नया कैपेक्स बड़ा होने वाला नहीं है, और होगा तो भी वो इंटरनल अक्रूवल से होगा और डेट रिडक्शन भी होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। आने वाले टाइम पे इलेक्शन के पहले हम जानते हैं कि काफी स्पेंडिंग बढ़ता है, तो उसका भी बेनिफिशियरी कंपनी ले सकती है। तो रैमको सीमेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम लोग सजेस्ट करेंगे। रैमको सीमेंट्स है पार्थिव की पसंदीदा पिक। ये पार्थिव कोट के अंदर स्वेटर, अहमदाबाद में बहुत ठंडा है क्या? Yes, definitely. As compared to normal temperatures, काफी ठंडी है और मेरे को तो ऑलवेज थोड़ी ज्यादा ठंडी लगती है। इस बार मुंबई भी प्लेजेंट है, प्लेजेंट ही कहूंगा, अच्छा लग रहा है।
लेकिन चलिए, अच्छा पार्थिव से, पार्थिव और प्रकाश गाबा सर, आज ये दो एक्सपर्ट्स हैं जो बजट 2023 की बढ़िया पिक्स आपको कुछ देर बाद प्रोग्राम में आगे देंगे। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। गाबा सर ने इंटरग्लोब एविएशन पे दाव लगाया, खरीदारी करने का कॉल है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस खास तौर पे, हर ट्रेड का स्टॉप लॉस जरूर नोट डाउन करते चलिएगा। तो इंटरग्लोब एविएशन गाबा सर का, वेदांता है मानस का प्रिफर्ड पिक, 324 का स्टॉप है, चाहे तो 330 का कॉल भी ले ले। जुबिलेंट फूड वर्क्स, वेदांत और जुबिलेंट वैसे आज खबरों में भी है, जुबिलेंट फूड वर्क्स सतपुर साहब का प्रिफर्ड पिक, 495 का स्टॉप यहां पे लगाइए। पालिया साहब ने पॉली कैब इंडिया पे दाव लगाया है 2770 के स्टॉप के साथ। बहेती साहब कह रहे कोल इंडिया सही लेवल से घूमा है, तेजी और तूल पकड़ेगी, 219 का स्टॉप यहां पे। और फंडामेंटली कुछ एक्यूमुलेट करने का मन तो ट्रेकॉम और पार्थिव का मानना है कि रैमको सीमेंट्स अट्रैक्टिव है इन लेवल्स पर। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट रिजल्ट से शुरुआत कर रहा हूं स्टॉक्स इन न्यूज की, और सबसे इंपॉर्टेंट कल बाजार बंद होने के बाद आना था हिंदुस्तान यूनिलीवर। वैसे बाजार बंद होने के आना नहीं था, आना तो बाजार बंद होते होते था, आमतौर पे 2 बजे के आसपास आता है। कल वो बाजार बंद होने के बाद HUL के नंबर्स आए। अजदा, कैसे रहे नंबर्स और क्या है अंदर की कहानी? नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा है, प्रॉफिटेबिलिटी में 11.5% तक का इजाफा देखने को मिला है, एबिटा में ग्रोथ है, मार्जिन रफली इन लाइन ही आए हैं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से अगर देखें तो वो भी बेहतर ही है। वॉल्यूम ग्रोथ डोमेस्टिक फ्रंट पर करीब 5% कंपनी ने डिलीवर किया है, 4 से 4.5% का अनुमान था। अब ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन आज जिस चीज पर ज्यादा मार्केट का फोकस रहेगा वो जो रॉयल्टी फीस यूनिलीवर PLC जो पेरेंट है उसने बढ़ा दी है। तो अब तक क्या था, 2.65% ऑफ टर्नओवर रॉयल्टी फी कंपनी को देनी पड़ती थी, को देनी पड़ती थी यूनिलीवर को, अब ये 3.45% रहेगा, यानी कि 80 बेसिस पॉइंट की रॉयल्टी फी दरअसल बढ़ाई गई है। ये इफेक्टिव होगा फरवरी ऑनवर्ड्स। तो फरवरी 2023 से दिसंबर 2023 में 45 बेसिस पॉइंट रॉयल्टी फी ज्यादा देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट 2024 के लिए ऐड होगा और फिर 10 बेसिस पॉइंट और ऐड होंगे 2025 के लिए। तो ये दरअसल ट्रैजेक्टरी है इस रॉयल्टी फीस बढ़ने की, और ये 10 सालों बाद होता है, अब की बारी एक बार फिर होता हुआ दिखाई दिया है। इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। इनफैक्ट इसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी उठाए गए थे। उस पर मैनेजमेंट ने कहा कि पिछली जो रॉयल्टी फी हुई थी, जो बढ़ाई गई थी, वो 2013 में बढ़ाई गई थी, उसके बाद अब 2023 में बढ़ रही है, यानी कि 10 साल पूरे हो गए हैं और तब से लेकर अब तक इनका जो टर्नओवर है वो डबल हुआ है। तो उसका ज्यादा बिजनेस पर असर नहीं पड़ता हुआ दिखाई देगा, ये मैनेजमेंट का मानना है, लेकिन क्लियरली रॉयल्टी फीस बढ़ रही है। अब मैनेजमेंट कमेंट्री आपके सामने आ रही है कुछ और मुद्दों पर। शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में मांग बेहतर देखने को मिल रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री है दरअसल HUL और बाकी FMCG स्पेस के लिहाज से, क्योंकि मास मार्केट में पिछली बारी उन्होंने साफ कहा था कि पिकअप नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा पिकअप आता हुआ दिखाई दे रहा है। मटीरियल महंगाई में गिरावट आई है तो उसका फायदा बनता दिखाई दिया है। अब यहां से वैल्यू ग्रोथ के आंकड़े भी देखें, जो 6% पर थे पिछले क्वार्टर में 8% पर आ गए हैं। दिसंबर क्वार्टर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, कुछ प्राइस कट्स भी उन्होंने किए हैं। तो ये कमेंट्री, नंबर्स अच्छे, लेकिन ज्यादा फोकस में ऑफ कोर्स वो रॉयल्टी फी जो बढ़ गई है वो मुद्दा रहेगा। तो HUL के नंबर्स पे देखना था वॉल्यूम ग्रोथ बैंड के अपर एंड पे एक्सपेक्टेशन के 5% पे, और दूसरी कमेंट्री जो आस्था कह रही है रूरल अब अच्छा दिखना लगा है, ग्रामीण बेहतर कर रहा है। तो कमेंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर्स इन लाइन है, कोई कंप्लेंट नहीं। पर दिक्कत जो आई वो हमें आदत नहीं है ना, ये जब भी आता है सेंटिमेंट डैम्पनर के तौर पे आता है। रॉयल्टी ज्यादा ईक आउट करेंगे, पेरेंट को ज्यादा पैसा देंगे टर्नओवर का, बाजार कैसे लेगा इसको? देखिए आशीष, इस पे ना मेरा बहुत स्ट्रांग व्यू है। हाँ। बहुत ही स्ट्रांग व्यू है इस पे मेरा इस पे व्यू ये है कि अंग्रेज चले गए और कॉलोनियल माइंडसेट छोड़ के चले गए। अभी यूनिलीवर है तो अंग्रेजी कंपनी, मतलब ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है 62% उनका इसमें हिस्सा है, तो जो मर्जी करें वो कर सकते हैं, उनका हक है, मालिकाना उनके पास वो है, हक है। मैं कहूँ किस चीज की रॉयल्टी, ब्रांड की रॉयल्टी। आज की डेट में इंडिया में जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे पता भी नहीं था कि हिंदुस्तान, उस समय तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से चलती थी, यूनिलीवर तो उन्होंने बाद में ऐड किया है जब वो रीब्रांडिंग की थी। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से चलती थी, और हमेशा हम जब स्कूल में पढ़े हैं, जब बड़े हुए हैं, हम तो हमेशा ये मानते हैं कि हिंदुस्तान लीवर जो है वो हिंदुस्तान की कंपनी है। हमें पता ही नहीं था कि ये एक MNC कंपनी है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे प्रोडक्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। मैं तो कहता हूं कि किस चीज की रॉयल्टी भैया, ये आप
उल्टा आपको रॉयल्टी देनी चाहिए। हमें सबसे आपको इतना बड़ा मुनाफा कमा के एक ये एंटिटी आपकी दे रही है, आपको उससे काम नहीं चल रहा है क्या आपको? किस मतलब यूनिलीवर जो ब्रांड है, उस यूनिलीवर ब्रांड से आपका क्या फायदा हो रहा है? आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के किसी भी कंज्यूमर से जाके पूछ लीजिए, 95% लोगों को पता भी नहीं होगा कि यूनिट में यूनिलीवर क्या था। वो तो हिंदुस्तान लीवर के नाम से वो कंपनी चल रही थी। उसका तो मतलब अब तो मैंने ग्लोबल साइन भी सेम कर दिया, वरना पहले आपको अगर याद होगा वो जब लेरिल का ऐड आता था, जब भी ऐड आता था तो उसमें HLL लिखा हुआ होता था उसके अंदर, ठीक है ना? तो ये जो है ये आपका एक माइंडसेट है कि ठीक है ये हमारी कॉलोनी थी और यहाँ पर एक हमारी कंपनी है, अब इससे ये रॉयल्टी ले ली जाए। किस चीज की रॉयल्टी ले ली जाए? अगर आपको इतना ही करना है ना तो फिर आप एक काम करिए ना, सीधा एक लीवर पहले एक बार ओपन ऑफर लेकर आया था हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए, तो लीवर को बोलिए, मैं तो कहता हूँ करंट मैनेजमेंट को बोलना चाहिए, फिर लीवर को बोलिए, पेरेंट कंपनी को यूनिलीवर को कि एक और ऑफर लेकर आए, इसको प्राइवेट ले जाएं, जो करना वो करें। पब्लिक लिस्टेड कंपनी में क्यों आप इस तरीके से अब आप कहने के लिए कुछ भी करें कि लास्ट 2013 में बढ़ाई थी, तो क्या कोई रूल है कि 2013 में बढ़ाई थी तो अगर 10 साल से नहीं बढ़ी तो 10 साल में बढ़ानी है? किस चीज के लिए बढ़ानी है? किस चीज का फायदा हुआ यूनिलीवर ब्रांड से जो हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने आप नहीं कर सकता है? ये गलत है। और इससे क्या होता है उसके बाद अच्छा एक और चीज हुई है, अभी आज ये वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में भी ये मामला हो रहा है, ठीक है ना? वो तो चलो खैर अपनी ही कंपनी है, अब उसमें क्या बोले, लेकिन ये जो ना मुझे समझ में नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये। और ये नंबर्स काफी अच्छे थे हिंदुस्तान यूनिलीवर के, लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा ओवरहैंग बन जाएगा इसके लिए। अब आप कहने को कुछ भी कह रहे हैं कि देखिए तो लॉन्ग टर्म में सोचिए इससे क्या फर्क पड़ता है, इतना सा तो रॉयल्टी है। अब कल को 3.45 है, आप 5 साल बाद उठ के बोल रहे हैं कि मैं इसको 5% कर रहा हूं, तो कहां से आप फिर अपनी कैलकुलेशन करेंगे? और फिर वही बात, किस चीज की रॉयल्टी? मुझे बहुत गुस्सा है इस चीज को लेकर। अब इसमें पार्थिव के स्ट्रॉन्ग व्यूज आपको वैसे ही मिल गए, बिल्कुल सही बात है, मूड बिगाड़ने वाली चीज है। और सीधे सीधे जितनी रॉयल्टी बढ़ी होता है एनालिस्ट साहब अपनी शीट्स को एडजस्ट करेंगे और फ्यूचर इस तरह के एबरेशंस को फैक्टर इन करने की जरूरत है। तो सेंटिमेंट नेगेटिव, कैलकुलेशंस के लिहाज से नेगेटिव। पार्थिव आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? अनुज जी, और जो अनुज जी ने बताया कि ये ऐसा हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि 10 साल के बाद ये लोग ने बढ़े है, लेकिन क्या 10 साल में ग्रोथ नहीं हुई, मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हुआ? 10 साल पहले के आप मार्जिन देख लो और अभी के मार्जिन देख लो, ये कंपनी ने बहुत अच्छा कॉस्ट कटिंग करके मार्जिन एक्सपेंशन किया है, तो पेरेंट कंपनी को तो फायदा हुआ है। और ये चीज भी जाननी जरूरी है कि यहाँ पे ये स्टॉक करीबन 55 टाइम्स फॉरवर्ड FY24 पे कोट हो रहा है मल्टीपल्स पे, और यूनिलीवर जो पेरेंट है उसका आप वैल्यूएशन देख लीजिए। अगर पेरेंट को पैसे की जरूरत है, मैं समझता हूं कि यूरोजोन की इकोनॉमी काफी नरम है और वहां पे जो पेरेंट कंपनीज है अभी दे आर ट्राइंग टू डू कॉस्ट कटिंग, और जहां से भी जो भी उनकी सब्सिडरीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां से जितना पैसा मिले, डिविडेंड मिले, लेना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट सेल सम स्टेक? यहाँ पे टेकर्स बहुत सारे रहेंगे, आप अगर स्टेक सेल करेंगे तो आपको इतने अच्छे रिच वैल्यूएशंस पे अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। व्हाई डिस्टर्ब द लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट? सो आई फुली अग्री, अनसर्टेनिटी बढ़ा देता है। नो डाउट अगर हम देखने जाए ईपीएस कट की बात जो हो रही है वो अराउंड 2 to 5% के बीच में हो रही है, लेकिन ये जो रिच वैल्यूएशंस है उस ऐसे टाइम पे अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो सेंटिमेंट डैम्पर तो डेफिनेटली रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसा मूड मॉल बनता है स्टॉक का। अभी टेक्निकल व्यू लेने से अच्छा है कि जब मार्केट से कंटिन्यूस सेशन में जाएंगे, देखते हैं स्टॉक का बिहेवियर क्या होता है, उसके बाद इस पे टेक्निकल व्यू दूंगा। फंडामेंटली बढ़िया स्ट्रॉन्ग व्यूज इस कदम के आपके सामने। बढ़ रहा हूं आगे, कई सारी मिड कैप टेक्नोलॉजी कंपनीज के नंबर्स आए, LTTS, एम्फोसिस, कोफोर्ज भी अभी सुबह सुबह नंबर्स आ चुके हैं, सब पे रिएक्ट करना है। आज नंबर्स कैसे रहे भाई, ये मिड कैप आईटी कैसा कर रही है? L&T टेक सर्विसेज के साथ शुरुआत करेंगे जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ आई है 0.36%। दबाव देखने को मिला है, 2% तक की ग्रोथ का अनुमान था, तो वो एक बड़ा मिस है। हालांकि मार्जिन के फ्रंट पर आप देखेंगे तो यहां पर दरअसल 18.7% के मार्जिन है। ये क्वार्टरली बेसिस पर हाईएस्ट एवर मार्जिन रिकॉर्ड किए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में डिसेंट ग्रोथ 8% तक की देखने को मिली है। गाइडेंस हालांकि L&T टेक सर्विसेज ने काटा है। जो पहला गाइडेंस था 15.5% से 16.5% तक का रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने दिया था। अब FY23 के लिए कह रहे हैं कि 15% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसी से वो संतुष्ट रहेंगे। इस क्वार्टर में 5 डील विंस इनके हाथ लगी है, $10 मिलियन के ऊपर वाली, और ये इनको एक एयरबस की तरफ से भी एक डील हाथ लगी है, उसका भी फायदा आगे देखने को मिलेगा। तो ये बात हुई L&T टेक सर्विसेज की। रेवेन्यू मिस है और गाइडेंस घटा है, तो वो एक दो नेगेटिव्स। अब आते हैं एम्फोसिस पर। एम्फोसिस में भी हमने देखा है रेवेन्यू के पैमाने पर थोड़ा सा फीका आंकड़ा देखने को मिला है।
कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर रेवेन्यू में दरअसल 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी 1.5% घटी है। ये इकलौती कंपनी है जहां पर हमने देखा है क्लियरली रेवेन्यू पर दबाव देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। मार्जिन में कोई खास बदलाव नहीं नजर आया। टीसीवी $401 मिलियन के आसपास है। सेकेंड हाईएस्ट रिकॉर्ड है टीसीवी के लिहाज से। डायरेक्ट विंस में 5 बड़ी डील विंस इनके हाथ भी लगती हुई दिखाई दी है और एक दरअसल ईयरली बेसिस पर $1 बिलियन की टीसीवी इनके हाथ में आती हुई दिखाई देगी। तो वो एक चीज है जो इनके फेवर में है, लेकिन यहां पर भी रेवेन्यू को लेकर चिंता जरूर है। अब आते हैं कोफोर्ज पर, और कोफोर्ज के आंकड़े अगर आप देखें, प्रॉफिटेबिलिटी में 13% का इजाफा, रेवेन्यू 5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन अनुमान था 15% तक पहुंचेंगे, लेकिन 14.5% पर ट्रिम हो गए, तो ये स्थिति रही। अब डॉलर रेवेन्यू टर्म में आप देखिएगा 3.7% या फिर नियरली 4% तक का इजाफा। गाइडेंस इन्होंने दरअसल बढ़ाया है। पहले था एटलीस्ट 20% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, अब ये कह रहे हैं इस पर्टिकुलर साल के लिए FY23 के लिए ये 22% तक की ग्रोथ देखेंगे, वो एक पॉजिटिव है। और जो मार्जिन गाइडेंस है वो 18.5% से 19% रहने का अनुमान है। तो मार्जिन में इजाफा कोफोर्ज की तरफ से आया है, लेकिन L&T टेक सर्विसेज ने गाइडेंस घटाया और एम्फोसिस के लिए रेवेन्यू पर प्रेशर था। तो कोफोर्ज अच्छे, एम्फोसिस और LTTS दोनों कमजोर। भाई साहब, LTTS में क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी कमजोरी आ चुकी। जब लार्सन एंड टूब्रो उनकी पेरेंट फर्म से एक डील हुई थी SWC बिजनेस की, तो पहले ही पेन में आ चुका है। कैसा स्टैक्ड अप है? आज नंबर्स कमजोर है, उस पर रिएक्ट करना है, लेकिन अब क्या कोई कंफर्ट जोन में पहुंच चुका है स्टॉक? क्या अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे खड़ा है क्या? आशीष, जिस हिसाब से आईटी में पूरे प्राइस एक्शन देखने मिल रहा है, CL टेक महिंद्रा और इन्फी में जिस हिसाब से अच्छी तेजी देखने मिल रही है, वहीं पे क्लियर डाइवर्जेंस LTTS और LTI में भी देखने मिल रहा है। एक प्रेशर का पूरा माहौल इसमें कंटिन्यूसली दिख रहा है। हमें लग रहा है कि प्रेशर और कंटिन्यूस रहेगा। यहाँ पे नहीं, अगर थोड़ा और नीचे आता है 250 के करीब अगर ये मिलता है या 3300 के करीब भी मिलता है, तो वहां पे जरूर एक सपोर्ट जोन रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ वहां तक स्लाइड हो सकता है। तो करंट लेवल पे कोई ट्रेड की सलाह नहीं, खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। ओके, ये है LTTS पे व्यू। हज तक क्विकली बाकी के गुड बैड अगली बाकी के रिजल्ट यहां पर हिंदुस्तान जिंक, और हिंदुस्तान जिंक में नंबर्स एक तरफ और दूसरी खबरें दूसरी तरफ। तो नंबर्स के लिहाज से जो प्रॉफिट है उसमें 20% तक का प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर आया है आंकड़ा। मिस है, बेग योर पार्डन, ये एक मिस है क्योंकि 2200 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था। रेवेन्यू भी 2% दबाव में आता हुआ दिखाई दिया है। यहां पर साथ ही साथ अगर आप देखें मार्जिन के फ्रंट पर 47% मार्जिन दबाव की अपेक्षा थी, 48% तक गिरने का अनुमान था, उससे ज्यादा टूटा है मार्जिन। अब जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि वेदांत हिंदुस्तान जिंक को अपना इंटरनेशनल जिंक एसेट्स बेच रहा है $2,981 मिलियन में। ये ऑफ कोर्स फेज्ड मैनर में कुछ माइलस्टोन्स अग्री किए दोनों कंपनियों ने, वो पे करना है, तो पेरेंट को ये पैसा जाएगा, एक चीज है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान जिंक को अब अक्टूबर 22 ऑनवर्ड्स 2% अपने टर्नओवर का रॉयल्टी के तौर पर देना होगा या फिर फीस देनी होगी ब्रांड एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए। तो ये भी वो दूसरी चीज है जिसको लेकर अनुज कह रहे थे ये ऑफ कोर्स स्टॉक पर एक ओवरहैंग ला सकता है क्योंकि ये 2% पेरेंट को देना है। तो ये स्टॉक रेडार पर। इंडिया मार्ट प्रॉफिटेबिलिटी में 60% का इजाफा देखने को मिला है, नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यू 33% बढ़ा, EBITDA हालांकि प्रेशर में आया, मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए, 42% के मार्जिन 27% पर आ गए। पेड सब्सक्राइबर एडिशंस जो कंपनी ने गाइड किया था 8000 से 9000, वो 6263 ही जुड़े हैं, तो वहां पर भी एक दबाव देखने को मिल रहा है। PVR नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा आया 16 करोड़ का वर्सेस अ लॉस, तो लो बेस का फायदा इनके हाथ लगता हुआ। रेवेन्यू में 53% तक का इजाफा देखने को मिला है। EBITDA में 75% की ग्रोथ, मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। ऑक्यूपेंसी हालांकि 23% पर है वर्सेस 33%। एवरेज टिकट प्राइस में 16% तक का इजाफा देखने को मिला जरूर है। मूवी एग्जीबिशन बिजनेस से आई इनकी बढ़ी जरूर है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैनफिन होम्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। AU स्मॉल फाइनेंस में मुनाफे में 30% का इजाफा, 82 में 40% तक की ग्रोथ, मार्जिन 6.2% पर है, स्टेबल है। ग्रॉस NPA 1.81% पर आया, नेट NPA आधे % के आसपास सरकता हुआ दिखाई दिया है, पॉजिटिव है।
कैनफिन होम्स मुनाफे में 31% तक की ग्रोथ है, ब्याज से आय में 25% का इजाफा देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए में स्टेबिलिटी है और नेट एनपीए भी आप देखिएगा स्टेबल ही है। प्रोविजनल जो कवरेज रेशियो है वो 50% पर है वर्सेस 43%। तो ये आंकड़े हैं जिस पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा। लंबी लिस्ट है जिन नंबर्स पे रिएक्ट करना है, लंबी लिस्ट है जो नंबर्स आज आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट दिन हमारे सामने, लेकिन यतिन भी स्क्रीन पे ऐड होते हुए नजर आएंगे आपको जुड़ते हुए। यतिन गुड मॉर्निंग, ब्रोकरेज रडार पे क्या है? तो आज जेफरीज के रडार पे है चोलामंडलम फाइनेंस, और अगर हम ये एनबीएफसी की बात करें तो जेफरीज को लगता है कि वेल मैनेज्ड एनबीएफसी हैं पीयर सेट के मुकाबले, और इन्होंने आज यहां खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट है 890 रुपए। ऑब्वियसली देखिए जो चोला की ग्रोथ प्रोफाइल है, लगभग जेफरीज को लगता है 22% की सीएजीआर से ग्रोथ होनी चाहिए, और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे शॉर्ट टर्म में आपको दबाव आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेंगे थोड़ा बहुत प्रेशर लाजमी है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, यहां खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 890 के टारगेट के साथ। चोला ये है रडार पे 890 के टारगेट्स के साथ। हर्षदा, बाकी के स्टॉक से न्यूज। टाटा मोटर्स, इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट है कि टाटा मोटर्स कुछ और ग्लोबल इन्वेस्टर्स से फंड रेज की तैयारी कर रही है। 500 से 600 मिलियन डॉलर अपने ईवी बिजनेस के लिए ही रेज करना चाहती है। याद रखिएगा इन्होंने टीपीजी अबू धाबी स्टेट से दरअसल फंड रेज किया था $1 बिलियन का। उसके बाद ये दूसरा राउंड होगा। इस राउंड में 15 से 20% प्रीमियम की बात आ रही है। तो देखते हैं वहां पर ये सौदा कैसे उभर कर आता है और कब होता हुआ दिखाई देता है। टीसीएस इसके साथ ही बॉम्बार्डियर के साथ इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक करार किया है। आईटी पार्टनर सिलेक्ट किए गए हैं। बड़ा ऑर्डर ये साबित हो सकता है कंपनी के लिए, तो वो फोकस रहेगा। जुबलेंट फूड वर्क्स बिजनेस एक्सपेंशन पर डिटेल आ रहे हैं। 3000 डोमिनो स्टोर कंपनी खोलने वाली है। 250 स्टोर्स इंडिया में रहेंगे। अगले 12 से 18 महीनों में स्टोर्स खुलते हुए दिखाई देंगे। जो पॉपाई चेन है उसमें भी अगले 12 से 18 महीनों में 40 से 50 स्टोर्स खोलेंगी। 900 करोड़ के कैपेक्स के साथ दरअसल ये स्टोर एक्सपेंशन होने वाला है। और सन फार्मा आज रेडार पर रहेगा। इन्होंने एक यूएस की कॉन्सर्ट फार्मा, एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, उसको अक्वायर किया $567 मिलियन में। उस कॉन्सर्ट फार्मा के स्टॉक में कल 20% तक का इजाफा देखने को मिला था। यूएस लिस्टेड प्ले है। 33% के प्रीमियम पर दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर ड्रग पर ही आधारित ये सौदा है। अगर वो ड्रग अच्छा करता है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव है, नहीं करता है तो ऑफकोर्स एक ओवरहैंग रहेगा। हेयर लॉस से जुड़ी बहुत लोगों के लिए, सबके लिए पॉजिटिव हो जाएगा अगर ये सक्सेस रही इसकी फाइनल ट्रायल्स तो। अच्छा, सन फार्मा रडार पे स्टॉक बढ़िया डील करते हुए देखते हैं वो दवा का उस ट्रायल में जो है उसका आउटकम क्या आएगा। लेकिन चार्ट्स पे कैसा पोजीशन है सन फार्मा समझ लिया जाए। मानस एक बार सन फार्मा प्लीज देखें। 1040 की कल की क्लोज थी, एकदम फ्लैट। तो देखिए अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है, क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहना चाहिए। कम से कम 1060 1065 तक किस तरह देखने को मिलेंगे। तो किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए। स्टॉप लॉस 1019 के नीचे रखिए। ओके, ये हो गए टेक्निकल व्यू। लेकिन सन फार्मा के इस बड़े एक्विजिशन पे ब्रोकरेजेस के भी व्यूज आते हुए, यतिन क्या कह रही है? जेफरीज का सन फार्मा पे 1200 रुपए का टारगेट है। खरीदारी की सलाह है। जो एक्विजिशन के बारे में हर्षदा मेंशन कर रही थी वो काफी अहम है, क्योंकि $550 मिलियन के आसपास जो एक्विजिशन हुआ है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्पेशलिटी कारोबार को और बढ़ावा देता है। इनफैक्ट इनको लगता है कि जो प्रिलिमिनरी डेटा है और जो मॉलिक्यूल्स कंपनी डेवलप कर रही है, जो एक्विजिशन टारगेट है, वहां काफी आकर्षक अपॉर्चुनिटी सन फार्मा के लिए आ सकती हैं। और जैसे कि आप बता रहे थे, एलोपीशिया जो हेयर लॉस के लिए दवाएं होती हैं, उसको रिलेटेड काफी रिसर्च कंपनी ने की है। तो ये देखा जाएगा आज स्टॉक किस हिसाब से खुलता है। ब्रोकरेजेस तो काफी बुलिश लग रहे हैं स्टॉक पे। ब्रोकरेजेस वाकई खासे बुलिश इस सन फार्मा के एक्विजिशन को लेकर। चलिए इस नोट पर मुनाफे की तैयारी को समेट रहा हूं। वीरू आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे पहला सौदा की। ये है पहला सौदा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।
सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं इस समय पहला सौदा और हम फ्राइडे के सेशन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र में खड़े हैं। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 20 से 30 पॉइंट के उछाल के बीच हम लोग आज फ्राइडे के सेशन की शुरुआत करेंगे। दरअसल यूएस में कल तो पेनफुल सेशन था, फिर से दबाव था। 2 तिहाई 3 चौथाई फीसदी से लेकर 1% तक तीनों बेंचमार्क्स दबाव में थे, लेकिन आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स सुधरते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट नास्डैक 1 तिहाई फीसदी अब मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और लार्जली एशिया फ्लैट से इन ग्रीन कामकाज करता हुआ भी। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर देखें एशिया में थोड़ी रौनक है, स्पेशली हैंग सेंग लगभग 1%। गुड मॉर्निंग आशीष। और आज रिजल्ट रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग देखने, और याद रखिएगा कुछ इनफैक्ट इस पर खुल के भी आशीष और अनुज चर्चा भी कर रहे थे एचयूएल के नतीजे और उनका रॉयल्टी इशू, इस पर करेंगे बातचीत। आपकी स्क्रीन पर डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है याद रखिएगा करीब 25 अंकों पर फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन सेशन में ट्रेड करते हुए। एक 2 दिन के रब सेलिंग के बाद यूएस फ्यूचर्स आज करीब 25 अंकों पर। आइए एग्जैक्टली अगर आप देखें इस प्री ओपन में क्या महत्वपूर्ण होगा, 2-3 चीजें जो महत्वपूर्ण होंगी। एक तो देखिए मिड कैप आईटी नतीजों से पूरा भरा हुआ है, एचयूएल अगर आप देखें नतीजों से काफी भरा हुआ है। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक और इंडिया मार्ट और पीवीआर, इन पर हमें एक रिजल्ट रिएक्शन देखने हैं। इनफैक्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आपकी स्क्रीन पे निफ्टी के शुरुआती टिक्स इट्स 18,100, 18,108 करीब करीब फ्लैट बिल्कुल। सेंसेक्स लगभग 61,170 लगभग 313 अंकों पर। लेकिन रिजल्ट रिएक्शन आशीष आप देखिए जरा, शुरुआती टिक्स ही सही बट पीवीआर 1845 पे 167 रुपए ऊपर लगभग 10% की तेजी दिखाता हुआ फर्स्ट टिक में। लेकिन डॉक्टर साहब पहले लिखाइए आप एचयूएल आज की सबसे बड़ी अगर आप देखें स्टोरी है, और आई थिंक बाजार इस रॉयल्टी पेमेंट इशू को इस पर बातचीत हुई, इसको शायद मैं ज्यादा और यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे लेता है। इट्स 2550, 100 रुपए नीचे आप देखें शुरुआती रिएक्शन में आप देखें इस पर ट्रेड करता हुआ। पीवीआर का जिक्र मैंने कर ही दिया। लेट्स ब्रिंग एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहाँ पे रेवेन्यू जहाँ पे करीब 0.4% बढ़े थे, हालांकि एस्टिमेट से आप देखें तो मिस था ये। और आपके स्क्रीन पर आप देखें करीब 34 से 25 लगभग 27 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ। एम्फेसिस लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, एक बार इसको देखना चाहूंगा। एम्फेसिस और उसके बाद कोफोर्ज, ये 2 स्टॉक्स रखिएगा। एम्फेसिस आपकी स्क्रीन पे 87 करीब करीब 4.25% नीचे 1980 पर, और साथ ही साथ कोफोर्ज आपकी स्क्रीन पर 32 रुपए ऊपर। एचयूएल आपकी स्क्रीन पे ज्यादा टर्बुलेंस करता हुआ, और एचयूएल अब अगर आप देखें तो इस वक्त सबसे नीचे करीब 4.25% के नुकसान के साथ लगभग 2550 पे लाइन अप होता हुआ। आई थिंक इंडेक्स पे शायद वेट जो अर्ली मॉर्निंग डाल रहा है वो यही डाल रहा है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 18,062। स्ट्रॉन्ग क्या है, अगर सिर्फ मैं एक दिशा देखूं, देखिए मैं परसेंटेज जो फोकस नहीं करूंगा तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक लग रहा है कि बैंक अगर आप देखें क्रमबद्ध तरीके से तेजी के साइड खड़े हुए हैं। बाकी रिलायंस आज करीब करीब 0.5% ऊपर। 10 पैसे मजबूत खुला है रुपया, याद रखिएगा एग्जैक्टली। अगर आप देखें इक्वेशन आज अगर आप देखें फॉरेक्स मार्केट में 10 पैसे मजबूत 81.36 के मुकाबले लगभग 81.26 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर रुपए की ट्रेजेक्टरी है, 10 पैसे मजबूत खुला हुआ है। प्रीशियस मेटल्स में आपकी स्क्रीन पे गोल्ड 56,746 लगभग 1.5% ऊपर। सिल्वर एमसीएक्स लगभग 68,709 पे लगभग 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, और क्रूड एमसीएक्स अगर देखें स्थिर है करीब 6596 स्तर पे। लेकिन निफ्टी अब करीब 18,191 लगभग 44 अंक ऊपर। आइए अब एक काम करते हैं, आज मौजूदा परिस्थिति में कल की यूएस की सॉफ्टनेस, क्रूड रिजल्ट रिएक्शन सबको देखते हुए आशीष और नीरज जी ने आज टीम क्या बनाई थी। 20 स्टॉक्स पहले देखते हैं, रीजन देखते हैं, और उसके बाद उनमें 2 टॉप ट्रेड्स देंगे। पहले देखते हैं टीम्स का आज का रुझान। 10 की सीधा सौदा की टीम क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। मिला जुला रुझान है, कुछ स्टॉक में 2.5 विकेट वाले हैं, जरा आप वॉच आउट करिए। नॉट नेसेसरली रेड या ग्रीन वैसे हो, पर लॉजिक कहता था कि रेड हो। एचयूएल में थोड़ा सा सेंटिमेंट डैमनर है, नंबर्स इन लाइन है, कोई कंप्लेन नहीं नंबर्स से। रॉयल्टी पेमेंट जो बढ़ाया है बट ऑब्वियस सेंटिमेंट डैमनर, बट ऑब्वियस एनालिस्ट को अपने प्रोजेक्शंस में एडजस्ट करना पड़ेगा और इस तरह के अनसर्टनिटी को फैक्टर इन करना पड़ेगा। एचयूएल रेड है, एलटीटीएस अपने कमजोर नंबर्स, खासतौर पर रेवेन्यू का बड़ा मिस और गाइडेंस कट के चलते। इंडिया मार्ट इंटरमेश मार्जिन्स आधे हो गए, एरोड हो रहे हैं लिटरली। ये दिखा रहा है किस तरह की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और किस तरह के प्राइस कट शायद लेने पड़ रहा है इस कंपनी को। सन फार्मा ने एक्विजिशन तो बहुत अच्छा करा,
पर वो उसके लीड ड्रग की सक्सेस पे डिपेंडेंट होगा काफी हद तक प्रोजेक्शंस आगे के। सन फार्मा उस बड़े एक्विजिशन के पहले रेड लेके चलता हूं। वेदांता क्योंकि अपने जिंक एसेट्स को ऑलमोस्ट $3 बिलियन पे हिंदुस्तान जिंक को बेच रहा है, प्लस वो डिविडेंड डोल आउट का भी फायदा मिल रहा है, प्लस हिंदुस्तान जिंक से ज्यादा वो रॉयल्टी टाइप वसूलने की तैयारी जो हो रही है, इन सब का अडैप्टर हिंदुस्तान जिंक है, इसीलिए लाल रख दिया है। बीएचईएल को 300 करोड़ का ऑर्डर, टीसीएस का बॉम्बार्डियर के साथ करार, आईएफएल के वो कॉर्पोरेट एक्शंस और पीवीआर के अच्छे नतीजे। चलिए, बहुत सारी खबरें हैं, उसी के आधार पे हमने भी चुना है। और सबसे पहले तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा को लिया है, क्योंकि 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां स्क्रैप होंगी 1 अप्रैल से, नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी, तो उनको फायदा हो सकता है। और मारुति को इसमें ध्यान रखिए, उसको भी फायदा हो सकता है। सूर्य रोशनी को एक 145 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट मिला है गेल से, उसको ध्यान रखें। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने अपने एक्सपेंशन प्लान रखेगी, 12 से 18 महीने में नए 250 स्टोर खोले जाएंगे। आइनॉक्स लीजर पीवीआर के रिजल्ट आपने देखे ही हैं, तो टेंडम में चलेंगे दोनों स्टॉक जो कि एक ही है। पीएनजी ने गाइडेंस दी है कि उनको आगे दिक्कत हो सकती है प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसको रेड में रखा है। बंधन, यूनियन बैंक, ये सब के नतीजे आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि वीक रहेंगे, लेकिन आरके फोर्जिंग के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है कि बेटर रहेंगे। ओके, तो आपकी टीम्स जो थी वो स्क्रीन पर है, आपने देख भी लिया। 128 बिल्कुल फ्लैट ट्रैजेक्टरी, करीब 21 अंकों पर। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपने टीम्स को देखा, इनमें से आपका एक प्रेफर्ड ट्रेड क्या होगा? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वीरेन जी देखिए, अगर आशीष जी की टीम देखे तो डेफिनेटली मैं बाय साइड का ट्रेड लूंगा, और उसमें स्ट्रेंथ जो है वो वेदांत में है। इनफैक्ट मेटल सेक्टर में है। आई थिंक सुबह मानस जी ने भी वेदांत को रिकमेंड किया था, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव मैं भी मानता हूँ। इसका जो टारगेट है वो करीबन 340-345 का एटलीस्ट होना चाहिए फॉर द डे, तो जो भी डिप मिले उसे बाय करें। 325 का स्टॉप लॉस है, कल का क्लोज था 330 का। तो वेदांता रहेगा बाय साइड का ट्रेड, और सेल साइड का ट्रेड रहेगा जो नीरज जी की टीम अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे जो स्ट्रक्चर जिसमें थोड़ा आप कह सकते कि वीक लग रहा है वो है बंधन बैंक। बंधन में कल देखिए, कल ऊपरी लेवल से सेलिंग था, प्रॉफिट बुकिंग थी, ब्रेकडाउन हुआ था। सो 240 का वो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, 242 के स्टॉप लॉस के साथ हम बेचेंगे। इसका जो टारगेट दिखता है इमीडिएट बेसिस पे वो रहेगा 222 से 220, तो करंट लेवल से करीबन आप कह सकते हैं 13 to 15 रुपीज का फॉल बंधन बैंक में आना चाहिए। तो इट्स अ सेल इन बंधन एंड इट्स अ बाय इन वेदांता। ये देखिए, दोनों स्टॉक्स रडार पे। इस बीच सोना अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर 56,700 के ऊपर कामकाज चल। टिकर टीम नीचे चला रही है, देखते रहिए बढ़िया सोने के मूव्स। आज के टॉप 10, सबसे पहले तो HUL नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, इनफैक्ट ठीक ठाक 5% की डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ। दिक्कत जो रॉयल्टी पेमेंट्स यूनिलीवर को करती है उसका क्वांटम बढ़ाया जा रहा है। देखते हैं स्टॉक आज उस डेवलपमेंट पे कैसे रिएक्ट करता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कई सारी मिड कैप आईटी कंपनीज के नंबर्स पे आज खुलते ही रिएक्शन आएगा। लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज का रेवेन्यू मोमेंटम कमजोर, एम्फेसिस के नंबर्स कमजोर, कुफोर्ज के नंबर्स अच्छे, गाइडेंस बढ़ाया। रिएक्शंस देखते हैं कैसे आएंगे। हिंदुस्तान जिंक हाईलाइट है जो वेदांता से ऑलमोस्ट 3 बिलियन में उसके इंटरनेशनल जिंक एसेट्स एक्वायर करेंगे, ज्यादा रॉयल्टी पेमेंट करेंगे और 13 रुपए का डिविडेंड रोल आउट करेंगे। ये सब पॉजिटिव होता है वेदांता के लिए, उसको भी रखेगा रडार पे। इंडिया मार्ट इंटरमेश मेरे लिए हाईलाइट था, मार्जिन्स का आंकड़ा तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन मार्जिन्स में आता हुआ। जो मुनाफा बढ़ा है वो अदर इनकम कंपोनेंट की तरफ के कारण बढ़ा है, देखिएगा नंबर्स का रिएक्शन। पीवीआर के अच्छे रिजल्ट्स आए, मार्जिन्स में अच्छा एक्सपेंशन है, तो साथ साथ आइनॉक्स पे भी रब ऑफ आना चाहिए, दोनों रखिए स्क्रीन पे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कोई कंप्लेंट नहीं, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस नंबर, मुनाफा 30% बढ़ा, एनआईएम्स में 6-6.25% का उछाल। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनी आज बाजार बंद होने के बाद शाम को अपने तिमाही रिजल्ट्स पेश करेगी, जिसपे आप मंडे को रिएक्ट कर रहे होंगे। एक्सपेक्टेड है कि मुनाफे में 9.7% का उछाल आएगा। टाटा मोटर्स ईवी कारोबार के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स के जरिए फंड जुटाएगी, तो ये अपडेट्स आते हुए। जुबिलेंट फूडवर्क्स इन्होंने कहा ये अपने डोमिनो स्टोर की संख्या 1.5 साल में बढ़ाकर 3000 करने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और बाकी अपडेट्स भी आए। और फाइनली सन फार्मास्यूटिकल्स यूएस की बायोटेक कंपनी कंसर्ट फार्मा को $56-57 करोड़ में एक्वायर करा है।
शुक्रिया आशीष, शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए और 10 के 10 स्टॉक्स अगर आप देखिए समझाने के लिए। अच्छा, एक बार जरा गोल्ड रखिएगा स्क्रीन पे। आई मीन अनुज गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग। और मैं एक आपको सत्य घटना बताता हूँ यहाँ पे। आज से करीब 5-6 रोज पहले मेरी वाइफ ने सुबह सुबह मुझे कहा कि मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा है। मैंने कहा क्या देखा? कि उन्होंने आपने कहा मुझे आपने एक साउथ इंडियन कट में एक ज्वेलरी गिफ्ट करी, हार। तो मैंने कहा यार देखो, तुमने जो सपना देखा है अच्छा देखा है, लेकिन टेक्निकली बहुत स्ट्रांग सपना नहीं देखा है तुमने। ये सपना देखा करो बेस के आसपास, सपना रेजिस्टेंस के आसपास मत देखा करो। मैं सोच रहा था तो मैंने रेजिस्टेंस की बात समझा के कि वो टाल दिया। नहीं, मैं सोच रहा था आपने ये ना बोल जाओ कि फिर वापस सो जाओ। अनुज जानते क्या है, ये घटना उस दिन की है, जब मेरी सुबह तबीयत ठीक नहीं थी। तो अमूमन तो बहुत बातचीत नहीं हो पाती सुबह से, तो ये घटना उस दिन की है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वाइफ ने चाय वाय दी, फिर मैंने एक डोलो खाई, फिर तब उन्होंने मुझे इस सपने के बारे में बताया। फिर मैंने कहा यार आपने मुझे कोई बात पहले बता दी होती तो मेरे को डोलो खाने की जरूरत भी ना होती, मैं वैसे ही चल जाता। ये घटना उस दिन। अच्छा, राजेश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें, सतपुते जी को जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ बताइए सतपुते जी। अनुज जी, मैं सिर्फ यही जोड़ना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा सपना होता है तो आप हाँ बोल दीजिए, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वो तो वैसे ही हिट होता है, वीडियो का पता नहीं कितनी बार हिट होगा। जी खैर अब देखिए उस पे आते हैं, हमें वास्तविकता पे आते हैं। और अनुज, फ्राइडे फैक्टर और बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग, और एक्चुअल आज अगर आप देखें शायद थोड़ा सा इंडिसेस को परेशान भी करे, अप्रोच करेगी इंडिसेस पे। नो ट्रेड जोन मेरा एक सुबह से व्यू है। अब मार्केट चल जाए, रेंज ब्रेक कर दे तो अलग बात है, लेकिन मेरा व्यू बेस केस ये है कि आज आपको उस रेंज को ही प्ले करना है जो कल का हाई और लो था, उसी की ड्यूरेशन में आपको उसी की बेसिकली परिपाटी में काम करना है आपको। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ऊपर खुल रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 42,516 पर खुल रहा है बैंक निफ्टी, और हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि 42,500 से 600 बैंक निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो ये बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद मैं देखूंगा आज कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि 42,600 के ऊपर अगर ये निकला, कल भी हमने लेवल मेंशन किया था 42,641, उसके ऊपर ही बड़ी तेजी आएगी, उसके ऊपर नहीं आएगी। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा ऊपर खुल रहा है पिछले 3-4 दिन की करेक्शन के बाद। अब ये वापस ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ गई यहाँ पर तो प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन कोई क्यूज नहीं दिख रहे मुझे इस समय वीरू जो इस रेंज को ब्रेक करें। आज मुझे लग रहा है कि आज आपका फोकस होना चाहिए, या तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें या फिर आप अपना पैसा बचाएं और कैपिटल प्रिजर्वेशन पर फोकस करें। वो ज्यादा जरूरी है आज की मार्केट में, क्योंकि जब वो एक्सपेंडिंग मार्केट आएगी उस समय आपके पास कैपिटल होना चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इस तरीके की अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट में ज्यादा पैसा गवा देंगे ऑप्शंस में, तो फिर वो उस मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज मुझे लग रहा है कि एक निफ्टी के लिए जो रेंज है कल का हाई और कल का लो, उसके आसपास स्मार्टली प्ले अप करिए। बैंक निफ्टी में देखते हैं फॉलो थ्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 42,500 इस समय, लेकिन फ्राइडे फैक्टर भी है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड रहेगा बाजार में। जहां आईसीआईसीआई बैंक आज एक डिफरेंशियल क्रिएट करता हुआ करीब 1% ऊपर 873, आईसीआईसीआई बैंक आज की ट्रैजेक्टरी में खुलेगा। आज फर्स्ट टाइम आई थिंक ये 10 DMA की रेंज को टेस्ट करेगा। ओके, याद रखिएगा बैंक निफ्टी का 42,525 पे 20 एक्सपोनेंशियल एवरेज है, ये वो एवरेज है, ये वो जोन है जिसको क्रॉस नहीं कर पाया है अभी तक डिसाइसिवली। अच्छा, अभी काम करते हैं बजट पिक्स पे, हम बातचीत भी करनी है। पार्थिव और साथ ही साथ प्रकाश सर की जो है बजट पिक बाकी है। पार्थिव, पहले आपकी पिक बताइए, संक्षेप में रखिएगा, बजट पिक क्या रहेगी? इनरिस्पेक्टिव ऑफ द बजट, आई थिंक गवर्नमेंट बहुत सारे अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कैपेक्स साइकिल रिवाइव हो, और बजट में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंफ्रा, बहुत सारे आई थिंक अनाउंसमेंट्स आएंगे। तो उस लिहाज से हमने सुंदरम फास्टनर्स जैसे कंपनी सिलेक्ट की है। हम जानते हैं कि बेसिकली टीवीएस ग्रुप की बहुत ही दिग्गज हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग की फास्टनर्स की कंपनी है। अगर उनके प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें तो हाई टेंसाइल फास्टनर्स है जो विंडमिल जैसे एप्लीकेशंस में यूज होती है, हाई प्रिसिशन ऑटोमोटिव में यूज होती है। और हमने देखा है कि ये कंपनी की ऐसी अच्छी क्षमता है कि उन्होंने जो नई कैपेसिटीज बनाई है और जो प्रोडक्ट्स के ट्रायल किए, तो उन्होंने ग्लोबल ईवी मेजर से बहुत अच्छा 2,000 करोड़ का ऑर्डर भी अभी लिया है, जो आने वाले 6 साल में एग्जीक्यूट होगा। ये बताती है कि कंपनी की क्षमता इस तरह के हाई प्रिसिशन के ऑर्डर्स लेने की बहुत अच्छी है। ये ऑर्डर्स बहुत अच्छे मार्जिन पे आते हैं, और इसके लिए वो लोग 200 करोड़ का कैपेक्स भी करेंगे नई फैसिलिटीज बनाने के लिए। और हम जानते हैं कि इवन जो विंडमिल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स
सोर्स है उसमें बहुत सारा ट्रैक्शन हो रहा है। 2030 तक बात हो रही है कि 400 से 600 गीगावाट की कैपेसिटी हो, तो इसमें भी बहुत सारे हाई प्रिसिजन फास्टनर्स लगते हैं, जहां पे सुंदरम फास्टनर्स से बहुत अच्छी कैपेबिलिटी बनाई है। नो डाउट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन थोड़ा स्लाइटली एलिवेटेड है, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स लंबी अवधि का आउटलुक रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है तो और हो सकता है आगे जाते तो वॉल्टिलिटी का मार्केट है और फिर यहाँ पे कोई भी करेक्शन आता है और अग्रेसिवली बाय कर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें लग रहा है कि सुंदरम फास्टनर अलॉन्ग विद द फैक्ट के बजट में बहुत सारे इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स हो सकते हैं और ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की बातें समझ गया मैं आपकी बात समझ गया मैं। सॉरी, अब मैं आपको थोड़ा अभी समय इंटरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट खुलने वाला है और मुझे एक और बजट पिक लेनी है और टाइम ज्यादा बचा नहीं है। गाबा जी, आपकी बजट पिक? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। ऐसा लगता है मुझे कि स्टॉक लेना चाहिए बजट के लिए HDFC, जो मेरे पोर्टफोलियो में है ही, ट्रेड करा है 2692। मुझे लगता है जो हाई टाइम ट्रेड पर इसमें 22 सिग्नल मिला हुआ है और मुझे लगता है 2850 तक जाना चाहिए। सपोर्ट है करीब 2650 में, यहां तक डुब भी मिले तो मौका है खरीदने का HDFC। ओके, तो गाबा जी की तरफ से HDFC और पार्थिव की तरफ से सुंदरम फास्टनर, ये आपके लिए दो आज की बजट पिक्स सामने आती हुई। देखिए नंबर्स अच्छे, उसके बावजूद लीवर है डाउन 4% और मुझे जो मैंने बात बोली उस पर काफी लोगों ने व्यू दिया है मुझे, लेकिन ठीक है, वो एक जैसे कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू एक उस समय आया मेरे दिल में। अब मार्केट ओपनिंग देखते हैं। इस समय निफ्टी करीब फ्लैट 18,092, 20 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी देखिए वो 70-80, ये तो जबरदस्त वॉलेटिलिटी, 107, 111 ऑल ओवर द प्लेस। रियली फ्राइडे 130 हो गया बैंक निफ्टी भी करीब 4 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 160, 42,505 ये हो क्या रहा बैंक निफ्टी में, और निफ्टी अभी भी फ्लैट ही है, 4 पॉइंट ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर है, 42,500, और निफ्टी अभी थोड़ा फ्लैट है। मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा ग्रीन में है, निफ्टी एब्सोल्युटली फ्लैट है, एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा, मेटल्स इंडेक्स फ्लैट है। आज की कहानी है बैंक निफ्टी, एटलीस्ट ओपनिंग की कहानी है बैंक निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर खुलता है। अब ध्यान रखिएगा ये एग्जैक्टली वो जोन है 42,500 से 600 जहां पर बैंक निफ्टी अटकता है। तो रिस्क फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि यहाँ पे भी अटक सकता है, और अगर आप लॉन्ग ले लेंगे तो फंसने के डर है यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए 42,480 के करीब बैंक निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 1273 एडवांसिंग स्टॉक्स, 465 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 8 पॉइंट नीचे। तो समझ लेते हैं कि ये डायकॉटमी किस वजह से है। अगली स्क्रीन पर जो हम निफ्टी का हीट मैप लेकर आएंगे, सारे इंडिसेस आपके सामने कवर हो गए। हाँ देखिए ये किस वजह से डायकॉटमी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब 2.5% नीचे, एशियन पेंट्स, हमने कल बात की थी एशियन पेंट्स की कि आज एशियन पेंट्स में और गिरावट आएगी, और एशियन पेंट्स 2% नीचे, कल भी गिरा और आज भी 2% नीचे, तो जबरदस्त गिरावट यहाँ पर कंटिन्यू होती है। हीरो मोटोकॉर्प नीचे है, ब्रिटानिया, ITC, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो नीचे हैं इस समय, लेकिन सबसे बड़ा प्रेशर हिंदुस्तान यूनिलीवर और थोड़ा सा प्रेशर रिलायंस और थोड़ा सा प्रेशर एशियन पेंट्स की वजह से। लेकिन ऊपर क्या है देखिए, ICICI बैंक, आज की कहानी अब है ICICI बैंक की, क्योंकि काफी करेक्ट हुआ ये ब्रेकअवे गैप है। अगर ये सस्टेन हुआ तो बहुत अच्छा बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन हाई लेवल पर अगर सेलिंग आ गई तो फिर ये वापस बैंक निफ्टी को थोड़ा परेशान करेगा। लेकिन मूव तो बहुत अच्छा दिखाया इसने आज ओपनिंग में। टाटा मोटर्स में भी अच्छा मूव है, उसके अलावा इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। ग्रासिम, NTPC, HDFC प्रिंस में अच्छा मूव इस समय, और सन फार्मा में अच्छा मूव, लेकिन अभी भी नीचे क्या है, थोड़ा रिफ्रेश करते हैं इसको, इस प्लेट को। लीवर और एशियन पेंट्स दोनों, लीवर करीब अभी भी 3% नीचे और एशियन पेंट्स करीब 2% नीचे। ये इस समय का निफ्टी का मूव। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से शायद थोड़ा एशियन पेंट्स रिकवर हुआ है और लीवर थोड़ा ज्यादा गिरा, 3% गिर गया लीवर। एक्चुअली पूरा का पूरा FMCG बास्केट गिर गया उसकी वजह से, और अब निफ्टी 18 पॉइंट नीचे। रिजल्ट इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप एक जो नेगेटिव नंबर में देख रहा था वो था LTTS का, LTTS 2% नीचे, एम्फेसिस 4% नीचे, और देखिए कोफोर्ज 5% ऊपर। जबरदस्त, क्या डाइवर्जेंस है मिड कैप IT में। LTTS नीचे, एम्फेसिस 4.5% नीचे, लेकिन कोफोर्ज 5% ऊपर। उसके बाद ये हिंदुस्तान जिंक, ये रॉयल्टी का इंपैक्ट है पूरा का पूरा। फिर वही बात, 7% स्टॉक डाउन यहाँ पर। इंडिया मार्ट, PVR, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैम्पटन होम्स थोड़ा सा अच्छा कर देगा, लेकिन क्लियरली अगर आप प्योरली एक रिजल्ट इंपैक्ट में देखेंगे आज, तो एक ज्यादा इंपैक्ट जो डाउनवर्ड साइड पर है वो रॉयल्टी का है। दोनों के दोनों स्टॉक्स जो गिरे हैं, HUL और हिंदुस्तान जिंक ऑफ कोर्स FNO में नहीं है, और एम्फेसिस जो है वो 5% नीचे, और कोफोर्ज आज का जो कल परसिस्टेंट था वो आज कोफोर्ज वो काम कर रहा है 6% ऊपर। वीरो क्या स्पॉट किया FNO में?
बिल्कुल सही कहा आपने अनुज। आई थिंक ये जो आखिरी बात कही ना आपने, मेरे मुंह की बात छीन ली। शायद ये परसिस्टेंट वाला है अनुज, लग सकता है एक, हालांकि कल परसिस्टेंट 1.5% ऊपर खुला था, वो ट्रेड पकड़ लिया गया था, अभी ऑलरेडी पौने 6%। यानी पकड़ सकते, ये तो ऑलरेडी 6% ऊपर है। कल परसिस्टेंट 1% था, ये 6% ऑलरेडी हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द क्रिटिकल फैक्टर। याद रखिएगा तेज दोनों है, लेकिन कल सुबह तेजी पकड़ी गई थी, स्क्रीन पे प्ले गई थी, और ये ऑलरेडी 6% ऊपर है। दैट्स द डिफरेंस। हाँ, एक बात है याद रखिएगा, आज मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी अगर आप देखें 42,500 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और दो स्टॉक्स डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी अगर आप देखें 1649 पे डी हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन थोड़ा समय देंगे इंडस्ट्रीज को। बैकफुट पे क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या, देखिए कोफोर्ज को छोड़ता हूं, उसके बाद इंडिया मार्ट और वेदांता आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें 338 पे। याद रखिएगा वेदांता इस वक्त 16 मई 2022 यानी लगभग अगर आप देखें तो 7-8 महीने के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ। उसके बाद अगर आप देखें गोदरेज सीपी एफएमसीजी में एचयूएल का इंसिडेंट इस पूरे सेक्टर पर प्रेशर डाल रहा है, लेकिन ये स्टॉक गोदरेज सीपी अगर आप देखें इस वक्त डे हाई पर है, और ये डे हाई पर नहीं, इनफैक्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी लगभग 6 महीने के हाईज पर ट्रेड करता हुआ, 5 महीने के, माफ कीजिएगा। उसके बाद एमजीएल अच्छा करता हुआ, आईजीएल यानी यूटिलिटीज अच्छा कर रही हैं आज। उसके बाद अगर आप देखें श्री सीमेंट, यहां पे श्री सीमेंट में एक ब्रेकआउट सेट टाइप का विजिबल है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपना 12 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर जनवरी के बीच के हाईएस्ट क्लस्टर पर ट्रेड करता हुआ। और एक बड़ी स्टोरी है, एंड दैट्स आईसीआईसीआई बैंक, वो भी आज गिनर्स की लिस्ट में विजिबल है। आईसीआईसीआई बैंक का ये प्राइस है क्या, 871 एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि इसने अटेम्प्ट किया था 16 जनवरी को भी, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था, फेल हो गया था। आज एग्जैक्टली वहीं पर ट्रेड करता हुआ। अनुज, और टाटा मोटर्स में थोड़ा सा एक गैप है। क्लियरली आज का मार्केट को मैं डिफाइन करूंगा सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू। अब यहाँ आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने सहारा दिया होगा बैंक निफ्टी को पूरा का पूरा, एक कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आता है इनफैक्ट बैंक निफ्टी की। ये जो 165 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, फिर मैं कहूंगा 42,500 से 650 का जो जोन है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, और उसमें फंसने का डर हमेशा रहता है, खासतौर से आज तो फ्राइडे है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक 61 पॉइंट प्लस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो पिछले कुछ टाइम से मिसिंग था, उसका एक सहारा मिल रहा है। अच्छा, इंडिया मार्ट लेकर आइए एक बार जरा स्क्रीन पर। इंडिया मार्ट में एक अच्छी खासी तेजी इस समय, और देखिए वो कोफोर्ज, इसीलिए हम थोड़ा वार्न भी कर रहे थे, ऑलरेडी ऊपर से 2% नीचे भी आ गया, क्योंकि 6% ऊपर खुलने के बाद ट्रेड नहीं बनती है। उसके बाद कल ट्रेड परसिस्टेंट में इसलिए बनी क्योंकि वो 1% ऊपर खुला था, और वहां से लग रहा था कि थोड़ा सा ऊपर आएगा। उसके अलावा ट्रेड कहां बन रही है, चलिए एक आरबीएल बैंक चला लेकर आइए। आरबीएल बैंक में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट है इस समय। नंबर से पहले आरबीएल बैंक थोड़ा सा देखिए एक इंटरेस्टिंग एक्शन आपको दिखाता हुआ। अपने गेस्ट को जोड़ते हैं और उनसे ट्रेड लेना शुरू करते हैं। गाबा जी गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। आज बहुत डिफिकल्ट डे है, मैं कह सकता हूँ, और स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त, वो है गोदरेज कंज्यूमर। ट्रेड कर रहे हैं 937 पर, 930 का स्टॉप लगा चाहे बस, 950 पॉसिबल है। गोदरेज कंज्यूमर तेजी नजर आती है। ओके, गोदरेज कंज्यूमर। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कुछ पैसा बाकी के एफएमसीजी स्टॉक से निकल के गोदरेज में जा रहा हो, क्योंकि उसके अपडेट्स अच्छे थे, बाकी एक दो नंबर्स थोड़े खराब आए हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। पीएसयू बैंकों में तेजी लौट रही है आज, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये कुछ स्टॉक इनफैक्ट ये निफ्टी पीएसयू बैंक पर वापस लेकर आइए जरा, एक बार वो इंडेक्स देख लेते हैं। और यहाँ पर अच्छी खासी करेक्शन होती है हायर लेवल से, ये देखिए ये एक अच्छा खासा मूव है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ से आगे कंटिन्यूशन होता है कि नहीं। मानस, आपकी ट्रेड? देखिए पीएसयू बैंक पे ही ध्यान है, और कैनरा बैंक पे एक ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कैनरा बैंक लगातार अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। आज स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो मेरा समझना है कि यहाँ पर करीब 10 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। एक टारगेट अगर सेट करने होंगे तो वो 332 रुपए के रहेंगे। करंट लेवल्स पे कैनरा बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। 318 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगी, 332 के टारगेट सेट। ओके, कैनरा बैंक जनाब आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर, और वाकई अगर आप देखें आज अच्छा करते हुए ये सारे सरकारी बैंक। एक बार आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा अगर आप देखें सिंक हो गया, बट एचडीएफसी बैंक ने 1653 क्लॉक कर लिया। ओके, तो इस बीच बैंक निफ्टी डे हाई, यस 42,547, और बैंक निफ्टी याद रखिएगा पोस्ट 16th ऑफ जनवरी एक अटेम्प्ट लिया था 20 डे को बाय करने का, सक्सीड नहीं हो पाया था 16, यस, लेकिन आज उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ फॉर द टाइमिंग। पीएसयू बैंक से अच्छा तेजी करते हुए, एचडीएफसी बैंक अच्छा तेजी करता हुआ। चंदन, आपका ट्रेड क्या होगा बताइए, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग वीडियो। देखिए बिल्कुल आज वापस बैंकिंग सेक्टर ने दारोमदार पकड़ा है और स्पेशली अच्छी बात बाजार में यह है कि बाजार के दो दिग्गज एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक अपने लोअर एंड के जोन से सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में मोमेंटम रहेगा और इसकी वजह से आपका बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं 42,750 के लेवल को अटेंड करने के लिए तैयार हो रहा है। तो मैं इन्हीं दोनों काउंटर पे जाऊंगा खरीदारी की सलाह करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे मौजूदा लेवल पे एचडीएफसी बैंक पे खरीदारी की सलाह देंगे। एचडीएफसी बैंक अभी लगभग 1650-52 के आसपास चल रहा है। 1620 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1700 तक के लेवल अब यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए नजर आएंगे और एचडीएफसी बैंक चलता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे चाल रहेगी। वहां पे भी हमारा पॉजिटिव बायस है। निफ्टी हमारा मानना 18,181 के लेवल आज बनेंगे और बैंक निफ्टी 42,750 तक के लेवल बनेंगे। तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जी बात करते करते अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक पे कॉल भी आ गई। देखिए मैं बात करता हूं हमेशा डेटा पे, एक एक पैसा एक एक सूत अगर आप देखें नाप के बोलता हूं डेटा पे, और प्लीज डेटा को रीड करके ट्रेड क्या कीजिएगा। कल मैं आपको एग्जैक्टली क्लोजिंग में 2 बजे की समरी में बता रहा था कि इस बार क्या हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक ने लीडरशिप ली है एट द टाइम ऑफ रोलोवर्स। और एक सेकेंड मैं यहां पे मार्क कर दूं शो रोलोवर्स। एचडीएफसी बैंक का रोलोवर इस बार कुछ सरप्राइजिंग है। पीएनबी 43 एक्सीड पीएनबी 43 25% रोलोवर एचडीएफसी बैंक का। दैट्स गुड। मानस आप क्या ट्रेड पकड़ेंगे? देखिए मैंने कैनरा बैंक के बारे में बात की तो अभी फिलहाल के लिए उसी पर ध्यान है गिरीश जी। सतपति जी, राजेश सतपति जी आपका ट्रेड क्या होगा? माफी चाहूंगा मानस जी। गिरीश जी देखिए नजर है भारत फोर्ज पे। भारत फोर्ज का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज ट्रेडिंग वेल अबाउट 10-20 डे में, तो यहाँ पे 880 के आसपास है फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो इसे बाय करें, प्लस भी छोटा होगा 872 का, और इंट्राडे देखें तो 900 का टारगेट होगा। तो 20 रुपए का मुझे लगता है भारत फोर्ज में आना चाहिए। ओके भारत फौज @880.45 भी अगर आप देखें कॉल स्क्रीन पे गई। भारत फौज है अभी मेरी शीट पे है क्या ओवाई वाली पे? नो नॉट एग्जैक्टली, लेकिन हाँ 900 रुपए का लक्ष्य है। राजेश पालवे जी आपको क्या इंप्रेस कर रहा है इस ओपनिंग के साथ? पालवे जी अपने आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज। माफ कीजिएगा गिरीश। सो सीमेंस पे नजर है। सीमेंस फ्यूचर बाय करने की सलाह है कि जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए सीमेंस के हमें लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू हो गया। 4th वीक है जहां पे स्टॉक एक सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, हमें लगता है सीमेंस फ्यूचर यहाँ पे बाय करना चाहिए। 3140 3150 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होंगे करीब यहाँ पे 3045 के आसपास। ओके आपका अगर आप देखें सिमेंस पे क्या है, सिमेंस कल ठंडा पड़ गया था और सिमेंस कल रेस्ट लिया 3075। अमूमन ये होता है, ये मैंने रीड किया है सिमेंस में, एक दिन मूव 2 दिन मूव, उसके बाद 2 दिन का रेस्ट और उसके बाद अगर आप देखें ओवरशूट करता है। बट याद रखिएगा इस प्राइस पे भी हर चीज को लेकर अगर आप देखें बात कहना जरूरी है। एग्जैक्टली ये कल और परसों की हायर शेडो में ट्रेड कर रहा है। थोड़ी टर्बुलेंस फील हो सकती है यहाँ पर, बट राजेश जी के टारगेट है 3140 के। अच्छा इस पे एक भी हल्का सा और देता हूं मानस, आपने वो 3050 का कॉल जो कहा था उसको होल्ड करे क्या इस प्राइस परफॉर्मेंस के साथ सिमेंस? जी तो देखिए कल पॉज डे था। कल मेरा समझना है कि कोई भी ट्रेंड रिवर्सल की साइन नहीं थी, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग था। अन्यथा में भी बहुत बुलिश बना हुआ है। मेरा समझना है कि आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं और स्पेशली जब तक 3015 के लेवल्स ब्रेक ना हो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि आई थिंक सिमेंस तैयार है एक बड़े मूव के लिए। अगर हमें टेक्निकल टारगेट सेट करने हुए तो सबसे पहले 3175 3175 और उसके बाद आपको शायद 3300 तक के भाव भी सीमेंस दिखा सकता है। तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, बने रहिए स्टॉक। ओके सिमेंस आपके स्क्रीन पे। आशीष बहती जी आपका ट्रेड क्या होगा? जी भाई जी हमें फाइनेंस पे नजर होनी चाहिए। कल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस और उसके बाद आज वापस फॉलो थ्रू दिख रहा है प्राइस एक्शन में। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से एक रेजिलियंस है स्टॉक नीचे की तरफ कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन में नहीं गिर रहा है, मुझे लगता है कि 232 पे कैसे लगाकर तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 242। फाइनेंशियल अगर देखें 236 पे आपका ट्रेड है। मीनवाइल जरा प्लीज डॉक्टर साहब एक बार एक्चुअल लेके आइए। एक ओपनिंग खराब हुई थी और बट आज ये बाजार कर क्या रहा है? आई मीन बहुत बड़े गैप डाउन्स को कैसे ट्रीट कर रहा है?
अब मेरे स्क्रीन पे रोलिंग के चार्ट है, मतलब फ्यूचर्स के चार्ट हैं मेरे स्क्रीन पे। अगर आप देखें दिसंबर के चार्ट हैं, इंट्राडे लो लगा 2545 और अब करीब करीब 2600 पे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो रिकवरी यहां पर है और बहुत अभी जब सारी कॉल्स हो गई हैं, देखिए कोफोर्ज का मोमेंटम सस्टेन कर रहा है, बट ये बाय करने लायक मोमेंटम नहीं था। और इंडिया मार्ट, मन्नापुरम फाइनेंस, मन्नापुरम आपकी स्क्रीन पे ट्रेड करता हुआ 115 पे एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए चार्ट्स बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। बाकी सिमेंस, आईजीएल, गोदरेज सीपी और पावर ग्रिड, ये स्टॉक और जो कि अच्छा करता हुआ। पावर ग्रिड आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो अच्छा पावर ग्रिड। और उसके बाद जरा प्लीज एक बार लेके आइएगा आप अदानी पोर्ट्स। कल काफी शॉर्टिंग हुई थी, आज एक छोटा सा पुल बैक वहां पर विजिबल है और करीब करीब 782। निफ्टी अगर आप देखिए रिट्रेस होकर 18,076 पर। तो प्लीज निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। पेन कौन दे रहा है और निफ्टी बैंक 0.46% अप, गेन कौन दे रहा है उसको एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। पेन के फैक्टर्स कंट्रीब्यूटर्स डायरेक्टर साहब लेके आइए और उसके बाद मार्केट ब्रेथ भी लेके आइएगा। एचडीएफसी बैंक गेन दे रहा है, एचडीएफसी ट्विंस। रिलायंस अगर आप देखें आज बैकफुट पे है। देखिए रिलायंस की जब मैं बातचीत करूंगा तो एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कोई भी कमेंट्स प्लीज उसको फॉलो करिएगा अपने एक निजी राय से, एक निजी विशेषज्ञ की राय से। आशीष मेहदी, टेक्निकल चेक ऑन रिलायंस, आपकी स्क्रीन पे 2540 पर। जी विनीत, जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ रिलायंस एक थोड़ा सा पॉज ले रहा है नीचे की तरफ गिरने में। मुझे लग रहा है कि आज नंबर से पहले एक पुल बैक देखने मिल सकता है। अभी खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। कोई भी पुल बैक आता है 2460 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन सस्टेन करता है तो जरूर एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। उसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना 2445 का और 2460 के ऊपर ही खरीदारी की सलाह रहेगी इसमें। ओके, अभी अगर आप देखें इसे छोड़ते हैं आपकी स्क्रीन पे 2449 पे। और एक बार डायरेक्टर साहब मार्केट ब्रेथ लेके आएंगे और मैं कुछ और अगर आप देखें स्टेट्स रखना चाहूंगा। बैंक्स अच्छा करते हुए और आपकी स्क्रीन पे कैनरा बैंक अब करीब करीब 1% ऊपर। कैनरा बैंक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ। कल याद रखिएगा ये जो डिजिट्स थी लॉन्ग प्लस शॉर्ट की वो 50 थी मात्र। मॉर्निंग में 68 एडवांसेस यानी लॉन्ग्स, 13 अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग, यानी मोटा मोटी अगर आप देखें 70, 80, 81 अगर देखें लॉन्ग्स। कोफोर्ज, इंडिया मार्ट, आईजीएल, सिमेंस, गोदरेज कंज्यूमर। आज डायरेक्शनल स्विंग अगर आप देखें आपको लॉन्ग बिल्डअप में नहीं दिखाई देगा। इट्स अ ब्लेंडेड वर्जन, जिसे कहते हैं ना आईटी है और यूटिलिटीज है, कैपिटल गुड्स है और एफएमसीजी है। शॉर्ट कवरिंग कहां पर है? मन्नापुरम फाइनेंस में, एमजीएल में। एसबीआई आज शॉर्ट कवरिंग के कहीं ना कहीं जोन में जाता हुआ। फेडरल बैंक अपने एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद इंट्राडे हाई लगाने के बाद ऑल टाइम हाई लगाने के बाद कोलैप्स हो गया था, बट आज ये शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ, दैट्स गुड। बट शॉर्टिंग का आंकड़ा भी कम नहीं है, इट्स 86 शॉर्ट। देखते हैं कहां से अगर आप देखें शॉर्ट आ रहे हैं। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एम्फेसिस, मेट्रोपोलिस, एचसीएल में शॉर्टिंग काफी हुई है। संबंध मदरसन लगभग 1.5% नीचे। बाकी हेवल्स में, हेवल्स कल अर्निंग्स के बाद चला था, एक अपस्विंग आया था लेकिन अपस्विंग होता हुआ अब यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग। सन फार्मा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बहुत स्ट्रांग थी बट सिंक होता हुआ। और पीवीआर आपकी स्क्रीन पर, अच्छा पीवीआर क्या कर रहा है एक बार देखते हैं। बैठे साहब हटा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हमने देख लिया। पीवीआर में लॉन्ग अनवाइंडिंग है 1659। ओके, देखिए नंबर्स पे खुला ठीक ठाक बट सिंक हो गया। और सिंक कहां से हुआ? एग्जैक्टली फ्रॉम 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। माइनस एक चेक दीजिएगा, आई थिंक इसका चेक लेना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये कल की ट्रेजेक्टरी के ऊपर खुला और सेकेंड हाफ की ट्रेजेक्टरी को सरेंडर कर दिया अब इसने। मतलब 1665 वाज द लो ऑफ सेकेंड हाफ, वो वॉलेट हो गया। कैसे रीड करेंगे आप इस पेन को? और अगर 1645 ब्रीच हुआ तो कहां तक का डाउनसाइड पॉसिबल है? साउथ इंडिया स्क्रिप्ट मेरे को नहीं आ रहा, प्लीज रिपीट कर दीजिए। मानस चलचित्र पीवीआर। ओके, देखिए पीवीआर की जहां तक बात है तो पीवीआर ने बहुत बार कोशिश की 1625, 1620 की रेंज में सपोर्ट लेने की और उसी तरह कोशिश की ऊपर की तरफ 200 में एवरेज ब्रेक करने की 1775 के पास, लेकिन दोनों ही लेवल्स में स्टॉक कामयाब नहीं हुआ। तो मेरा समझना है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1620 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी तभी करेंगे जब स्टॉक अपने 200 एवरेज को ब्रेक करेगा, 1775 के ऊपर निकलेगा। उससे पहले फिलहाल के लिए पीवीआर में कोई भी ट्रेड नहीं रहेगा।
ओके, पीवीआर में आप देखें, आपका ये व्यू है आपकी स्क्रीन पर, और 1656 कुछ देर में याद रखिएगा सीएनबीसी आवाज पर पीवीआर की मैनेजमेंट जुड़ेगी। और अगर आप भी निवेश कर चुके हैं पीवीआर में या फिर निवेश का कोई पर्सपेक्टिव है, तो पोस्ट कोविड के इस एनवायरमेंट में थोड़ा सा अगर आप देखें आपकी स्थिति क्या है, बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ पीवीआर के सीएफओ श्री नितिन सूद जुड़ेंगे, कुछ देर में उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन मैं कुछ बैंकों को रखूं आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी बैंक याद रखिएगा। अब करीब 42,582। देखिए कल मैं आपको बता रहा था एचडीएफसी बैंक, ये मैं इसीलिए उत्साहित था कल थोड़ा, अगर आप देखें डेटा के मुताबिक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक कुछ डिफरेंट स्टोरी कर रहा था और उसको मिल गया आज साथ आईसीआईसीआई बैंक का, और आपकी स्क्रीन पे 871 पे। लेकिन इस बीच एक और बैंक अगर आप देखें, लेट्स ब्रिंग इंडसइंड बैंक 1207 पे, नो नॉट एग्जैक्टली, लेकिन ये अभी भी अगर आप देखें छोटे से जोन में है। लेकिन आशीष अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ अगर आप देखें महत्वपूर्ण काम के चलते हैं, जिस कार्यक्रम में इस वक्त नहीं है, बट आशीष इट्स बैंक निफ्टी अबाउट 20 डेमा, यानी जो काम परसों नहीं हो पाया वो आज होता हुआ। आशीष बढ़िया मूव, निफ्टी बैंक ने संभाल लिया, असल में मूड माहौल ठीक कर दिया। 2.5% इस समय उछाल के साथ दिन के हाईस पे एचडीएफसी फिर से कंटिन्यूअसली अपट्रिक्स दिखाता है, और आज सरप्राइज पैक के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा बेहतर करने का दमखम दिखाया। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक कल रिजल्ट्स आने, रिजल्ट से पहले थोड़ा सा हरियाली, हालांकि ऑफ डेज आई, लेकिन इन दो दिग्गजों के नंबर्स और एक्सिस बैंक के नंबर्स ध्यान रखिएगा, मंडे को हम इंतजार कर रहे होंगे। बैंक स्वीट स्पॉट में समय निकल रहा है, कुछ ही देर में पीवीआर के मैनेजमेंट जैसे वीरू ने मेंशन करा आने वाले हैं, तो मैं एक बार आपको आज के स्टॉक्स न्यूज का रिएक्शन दिखा देता हूं, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक हम सुबह से डिस्कस कर रहे थे। उनमें से कुछ तो आप लोगों ने कंटिन्यू से डिस्कस करे हुए हैं। हिंदुस्तान जिंक 6% गिरा हुआ है तमाम डेवलपमेंट्स के चलते। एम्फोसिस और एलटीटीएस, यही मेंशन हुआ था सुबह कि इन दोनों के नंबर्स कमजोर है। एम्फोसिस 4.25%, एलटीटीएस की ग्रोथ गाइडेंस एकदम म्यूटेड थी। यह भी 110 रुपए दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। कोफोर्ज ने सरप्राइज स्प्रिंग अप करा है, पर मैं देख रहा था ओपनिंग में आप लोग चर्चा कर चुके हैं, कल परसिस्टेंट आज कोफोर्ज, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन 4% अच्छे नंबर्स पे वो मजबूत। आईएफएल वेल्थ नंबर्स ठीक ठाक, वो तगड़े कॉर्पोरेट एक्शंस पर स्टॉक पस्त पड़ा हुआ है, अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास था, वहां से ठंडा पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। एचयूएल संभला है लोअर लेवल से, क्योंकि शुरुआती टिक्स में 3.5% तक की कमजोरी थी, अब रिकवर कर रहा है, लेकिन अभी भी 2-2.5% की कमजोरी के साथ नंबर्स ठीक ठाक। रॉयल्टी पेमेंट का इश्यू लिंगर करता हुआ, सेंटिमेंट को भी डेंट करता हुआ, इसीलिए दबाव। सन फार्मास्यूटिकल्स, वो ब्रोकरेजेस तारीफ कर रही थी एक्विजिशन की, लेकिन एक्विजिशन बड़ा है, कोएफिशिएंट बट्स हैं। सन फार्मा 2% कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जो स्टॉक्स हरकत बेहतर दिखा रहे हैं उसमें इंडिया मार्ट के नंबर्स ईयर ऑन ईयर देख रहा था मैं, तो मिक्स थे मेरे, क्योंकि मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन था। इंडिया मार्ट हालांकि 2.5% उछाल के साथ। और बीएचईएल, वीरू आपने सुना 300 करोड़ रुपए का एक और ऑर्डर मिला है। बीएचईएल आज अब दिन के हाईस पर 1.5% उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ये कॉलेज उड़ा रहा है, आज कॉलेज से जरा ठीक से बात करने का। यस सर। देखिए ये सिर्फ हंसी मजाक है, ये और कुछ नहीं है, सेंटिमेंट अटैच है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी व्यू के लिए तो एक्सपर्ट्स हैं, अटैच नहीं है। अब अपनी जो एजुकेशन हुई है इन्हीं के कैंपस में और इन्हीं की सब्सिडी से चलने वाले स्कूल में हुई है, इसलिए अपन हमेशा समर्पित रहता है बीएचईएल के लिए, और कुछ नहीं जनाब। लेकिन ऑर्डर मूव आ गया है। वैसे कैपिटल गुड एज स्पेस बड़ी स्वीट स्पॉट पे मानस से रह रहे की बहुत बातचीत होती रहती है। गाबा सर बीएचईएल आप बता दीजिए भाई चार्ट्स पे, आज ऑर्डर के चलते 2-1.5% ऊपर आ ही गया है। देखिए गुरु को तो पसंद है, मुझे भी पसंद है बीएचईएल, लेकिन बीएचईएल को देखना चाहिए स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। ये बात पक्की है। फर्स्ट ट्रेड करा है 81 के आसपास, जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है खरीदने का मौका है। मैं आपको क्लियर कट बताता हूं, 75 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 81 और 75 रेट में जब चाहे ले लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टारगेट 100 के आसपास है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो बीएचईएल यस ऊपर जाएगा, तो रिसेंट हाई हमने देखा 92-93 का, लगता है वो भी पार कर लेगा। तो यस वीरू का तो स्टॉक है ही, लेकिन टेक्निकल रूप से पसंद है मुझे ना, कि वीरू के लिए यस पसंद है। जय। अच्छा प्रकाश सर, आप यकीन मानिए बीएचईएल भोपाल भी बहुत खूबसूरत है, और कभी आपको मौका लगा तो आशीष के साथ भोपाल जाएंगे, और कभी मौका लगा तो आशीष और आपको लेके मैं एक बार बीएचईएल हरिद्वार कैंपस में घुमाऊंगा जरूर। बीएचईएल का मेन गेट
वो स्टेडियम, वो सामने राघोजी नेशनल पार्क, अरे जज्बातों में बह रहे हैं भाई साहब, भूलना। अरे भाई साहब, अरे वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड सबको प्लान करना चाहिए पहले, प्लान करना। भोपाल की खूबसूरती का बखान करिए, है प्रकाश सर बैंड्रा की बात करें, मैं हरवा की बात नहीं कर सकता, ये गलत है यार, गलत। किसी ने ना बैंड्रा के बारे में कुछ कहा, किसी ने भोपाल के बारे में कुछ नहीं कहा बाय द वे, लेकिन ठीक है। बीएचएल पे कॉल आ गया, बढ़िया ऑप्टिक्स तैयार होंगे और गाबा सर कह रहे हैं टेक्निकली साउंड लग रहा है। 4 का चौके का टीजर दे दूं, अब तक नहीं दिया है, ज्यादा समय नहीं होगा आप लोगों के पास, प्लीज लेकिन अपनी पिक्स के साथ रेडी रहिएगा। आज का सस्ता ऑप्शन राजेश पालविया साहब के पास जाएंगे। पालविया सर एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड प्लीज रेडी रखिएगा। फिर सुपरस्टार के लिए चंदन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, चंदन के पास जाएंगे। चंदन की शर्ट के नीचे टी शर्ट है क्या? आज कुछ अलग ही, कुछ अलग है चंदन, ऊपर टी शर्ट लग रही है, नीचे टी शर्ट वाला मामला है। नो कमेंट्स है लग रहा है। आशीष फ्राइडे है, भूलो मत, और आपको पार्टी भी देनी है, तो कुछ तो माहौल बनना चाहिए। अच्छा ये देखो सतपुत्र साहब, देखो आपको खुद कह रहे हैं पार्टी देनी है, पार्टी देनी है। सतपुत्र साहब को टटोल के थक गए हम लोग। चार्ट का चमत्कार आशीष बहेती साहब के पास जाएंगे हम लोग, और मिड कैप फंडा के लिए शमला जोशी जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। शमला मैम से करनी है चर्चा। यह है आज का 4 का चौका का टीजर। कुछ ही देर में इन स्टॉक्स पे हम लोग करेंगे चर्चा, लेकिन शमला मैम ये आईटी में बड़ा मिला जुला रुझान, कुछ कोई फोर्ज अच्छा कर जा रहा है तो कोई पोजीशन अच्छा कर जा रहा है, अदरवाइज लैकलस्टर। आप लोग कुछ सेलेक्टिव होकर एक्युमुलेशन कर रहे हो क्या? ये मुश्किल हो रहा है इस समय छोड़ देने का अभी? वेरी ऑनेस्टली ये हम मान के चल रहे थे कि दिसंबर तक क्लैरिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ यूएस की किस तरह की स्थिति है, रिसेशन है, क्या है, लेकिन अभी तक वो मुद्दे पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये लग रहा है कि गिवन किस तरह के नतीजे आए हैं, जो टॉप लाइन आईटी कंपनीज है अच्छे नतीजे थे, लेकिन टू बाय आई थिंक आपको 3-4 महीना और रुकना चाहिए, सिंपली बिकॉज वो थोड़ी क्लैरिटी आए, और ये जो ऑर्डर्स मिलने की प्रक्रिया है वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, वो बस एक देखने वाली बात है। जो ये क्वार्टर के नतीजों में ऑनेस्टली कुछ इस तरह की बात नजर नहीं आई, बट आई वुड स्टिल गिव इट 3-4 मंथ्स। सो आई एम पॉजिटिव ऑन द सेक्टर, लेकिन फिलहाल एक थोड़ा सा न्यूट्रल स्टैंड है। ओके, निफ्टी आईटी पे अगर आप देखें सोना जी का टेक। इस बीच हमारा वो कल जो हम क्लोजिंग में ट्रेड डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था इंडिगो। मैं एग्जैक्टली वही बात कर रहा था कि डेटा देखिए 8 नवंबर का हाई और 23 फरवरी का हाई, और ये जो पूरी की पूरी लगभग 1.25 साल की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है वो ये बाइसेक्ट करेगा। कल इसका रिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रांग मिल रहा था और वो सक्सीड भी हो गया इस वक्त। मानस, आपने कॉल उस वक्त रिकमेंड नहीं की थी, बट अब अगर कोई कॉल रीड कर पा रहे हो तो प्लीज जरा कुछ देर में रखिएगा। ऑल दो इट्स अ कॉल फ्रॉम आई थिंक प्रकाश गाबा सर, लेकिन कोई कॉल अगर फरवरी की इंप्रेस कर रही हो आपको तो प्लीज निकाल के रखिएगा। आपकी स्क्रीन पे 2158 पे अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और एक बार जरा आज 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं। सूरा वाइनयार्ड्स अगर आप देखें लगभग 416 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ, और अभी कुछ देर पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे स्क्रीन पर आया था, देखूं जरा वो क्या कर रहा है। करीब 827 पे नो, एग्जैक्टली एट डे लो ये सिंक होता हुआ बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, चलिए 4 का चौका की अब मैं शुरुआत कर रहा हूं, बेहतरीन स्टॉक पिकिंग की तैयारी कर लीजिए। लाइए स्टिंग प्ले आउट करिए और दिखाइए सबसे पहले पालविया सर को। हम लोग जाएंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, और पालविया सर क्या आइडेंटिफाई करा, क्या है आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड? तो आशीष जी HDFC लिमिटेड पे नजर है। ये स्टॉक में जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने और स्टॉक 2700 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है यहाँ पे 2700 2700 की कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, जो कि अभी ट्रेड करें 24 रुपए 25 रुपए की रेंज में। हम एक्सपेक्ट करें HDFC लिमिटेड मोमेंटम 2750 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 35 रुपए से 40 रुपए तक की अपसाइड इस ऑप्शन के आते हुए दिख सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा करीब 14 रुपए के आसपास। तो HDFC लिमिटेड का 2700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है, 35 और 40 के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर। HDFC ट्विंस दोनों के दोनों ये बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आज फ्राइडे 4th स्ट्रेट सेशन हो गया
जब बढ़िया तरीके से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिर्फ मंडे को अपने अच्छे नंबर्स पे थोड़ा सा पस पड़ गए थे, थोड़ा सा अनवाइंडिंग हो रही थी, उसके बाद से बढ़िया ट्रैक्शन और कन्विक्शन है पालिया साहब का कि ये मूव आगे भी कंटिन्यू करेगा। 2700 का कॉल किया जा सकता है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर मैं लौटूंगा, रिविजिट करूंगा तो लेवल्स भी मेंशन कर दूंगा। चलिए अगली 4 का चौका में अगला एफएनओ सुपरस्टार चंदन ने कुछ बढ़िया सा डिसाइड करके रखा है आपके लिए। चंदन, कौन सा स्टॉक? बिल्कुल स्टॉक का इंडिगो रहेगा। देखिए यहाँ पे वीरू है वो घर जाने की बातें कर रहे हैं, वीकेंड है और स्टॉक्स में बड़ा ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला है। आप देखोगे 3-4 दिन पहले स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था और उस ब्रेकआउट को वापस रीटेस्ट किया और वापस अप मूव बनाया। 3-4 दिन के डेटा में देखिए तो लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे बने हैं। आज भी शुरुआती मिनटों में भी ओवाई एडिशन हो रहा है, तो इंडिकेट कर रहा है कि मौजूदा लेवल से 3 से 5% की रैली बननी चाहिए। 2150-2155 के मौजूदा लेवल पे लें आप। यहाँ पे आपको 2110 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। हमारा मानना है 2222 से लेके 2250 तक का रनअप आपको इंडिगो दिखाता हुआ नजर आएगा, तो इंडिगो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। वीरू घर जा रहे हैं वो तो ठीक है, ये गावाजी श्रीनगर जा रहे हैं, ये उसका असर है। इस वीकेंड वो वहां पे वो बर्फ के गोले से खेलने के मूड में है। गावा सर डायरेक्ट फ्लाइट है ना यहाँ से? वैसे डायरेक्ट है श्रीनगर की, वही ले रहे हो आप ना? नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट आजकल नहीं मिल रही है। आज मिल रही जम्मू और जम्मू के बाद श्रीनगर की है। आजकल नहीं मिल रहा है, पहले तो होती थी डायरेक्ट, जम्मू ही होती है। नहीं नहीं, एक हमारी यहाँ से डायरेक्ट है। वो डायरेक्ट क्या है, एक तो दिल्ली से होती हुई जाती है, तो जम्मू वाली दिल्ली में हॉल्ट है, और एक डायरेक्ट है। हाँ, और जम्मू वाली गावा सर जम्मू जा रहे हैं, ठीक है। वो फिर हॉपिंग फ्लाइट। तो भारत जोड़ो यात्रा में आज जम्मू में आप शिरकत करते हुए फिर आगे बढ़ोगे? नहीं, मैं तो नहीं करने वाला भारत जोड़ो यात्रा में। मैं तो बस स्कीम के लिए जाऊंगा। डिस्क्लोजर। और ये चंदन जी, हरिद्वार रोडवेज की बस जाती है और ट्रेन भी जाती है और गाड़ी से जाते हैं। अभी फ्लाइट नहीं है, वरना यहाँ से 3 घंटा पहले दिल्ली एयरपोर्ट, फिर वहां से देहरादून की फ्लाइट, फिर वहां से 3 घंटा वापस देहरादून, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। वीरू, अभी मैं कुछ दिन पहले हरिद्वार गया था। कहानी अलग थी, गया अदरवाइज मैं बिल्कुल आपके शहर को घूमता, बट दिल भाग गया। आप जो भी तारीफ कर रहे हो, मेरे हिसाब से आप 1% भी तारीफ नहीं कर रहे हो। नहीं, वो तो अच्छी बात। मैं बता तो रहा था कुछ देर पहले, आशीष जी जल गए स्क्रीन पे। और क्या, ये कार्यक्रम के संचालन में मैं और ये जो प्रोड्यूसर है ना इसके, वो ऋषिकेश से है। और यकीन मानिए 2 लोग, हरिद्वार और ऋषिकेश। बस अभी तक प्रोड्यूसर साहब बाबा खाना बोल रहे थे, ओवर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो। सूद साहब बैठ गए, अभी कुछ नहीं बोला। हरिद्वार की जब से बात हुई है कुछ नहीं बोला उन्होंने अब तक। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, चार्ट के चमत्कार लेते हैं। आशीष बहती जी हमारे साथ हैं। आशीष बताइए कॉल आपका। भारत फोर्स रहेगा चार्ट के चमत्कार में। एक कंसोलिडेशन, क्लासिक कंसोलिडेशन जिसे हम बोलते हैं स्टॉक, उसमें है। और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन अनफोल्ड हो रहा है, मुझे लगता है कि अब एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से एविडेंट है। जिस हिसाब से बॉलिंजर बैंड स्क्वीज बनाया और स्टॉक अपने 20 डे वहां पे एक सपोर्ट बनाकर अब प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ दिखा रहा है। मुझे लगता है 870 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है और टारगेट ऑफ 895। ओके, अब देखिए आपका ट्रेड हो गया भारत फौज। ओके, दैट्स गुड। एक काम करते हैं, वो यहाँ से मिड कैप फंडा पिक करते हैं शिमला जोशी जी के साथ। शिमला जी क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं आज BHEL रेकमेंड करने जा रही हूँ और मेरा यकीन मानिए कि मैंने स्टॉक आपकी पूरी चर्चा होने के पहले 80 चर्चा ट्रेड था और ये ऑर्डर भी नहीं आई। तो मेरा बहुत सिंपल लॉजिक था कि अगर आप देखें तो हम जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि 7 दिन बजट से दूर है, तो अगर मेरी बजट से एक बड़ी एक्सपेक्टेशन है तो वो यही है कि इंफ्रा पर और केपेक्स पर फोकस रहेगा। गिवन द फैक्ट कि हम एक ओपन अप ट्रेड में है, फुल्ली ओपन अप ट्रेड में है और उसके साथ साथ अगला साल एक इलेक्शन ईयर भी होगा, सो केपेक्स बिल हुआ और उसका एक बेनिफिशियरी डेफिनेटली मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी BHEL को जाना चाहिए। स्टॉक हैज हैड अ गुड रन, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से भी अपसाइड है। माय टारगेट वुड बी 95। भाई साहब छाया हुआ है हरिद्वार और छाया हुआ आज BHEL। रखिए रडार पे, ये है आज का मिड कैप फंडा पिक शिमला मैम की तरफ से।
अब इस समय हमारे साथ वो आवाज सीएनबीसी आवाज बोर्डरूम्स में पीवीआर के सीएफओ नितिन सूद सर जुड़ते हुए, तो सूद साहब के पास सीधे जा रहा हूं। सूद सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। बढ़िया नंबर्स आए। लैपटॉप स्क्रीन पर रखिएगा रिजल्ट्स। रेवेन्यूज में बढ़िया 53% का जंप साल दर साल। सूद साहब, कुछ हद तक तो हम लोग का कॉन्फिडेंस सिनेमाघरों में लौटने का धीरे धीरे बढ़ रहा होगा कोविड से, पोस्ट कोविड एरा में, तो थोड़ा बहुत उसका फायदा मिला होगा। लेकिन ये 53% का ब्रेकअप क्या है? टिकट कलेक्शन से कितना? और आजकल फूड एंड बेवरेजेस की बड़ी चर्चा होने लगी है, वहां से ट्रैक्शन, वहां से इनकम बढ़ रही है, दोनों के बीच में स्प्लिट क्या है? कहां से ज्यादा फायदा मिल रहा है सर? अगर आप अभी इस क्वार्टर के नतीजे देखें, लास्ट ईयर तो काफी इंपैक्टेड ईयर था हमारा कोविड की वजह से, और इस साल काफी रिकवरी हुई है। मैं कहूंगा लगभग अगर आप प्री पेंडेमिक से देखें तो लगभग 85-90% की रिकवरी है। स्पेसिफिकली इस क्वार्टर में हमने देखा बॉक्स ऑफिस की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही। रीजनल फिल्में कंटिन्यू कर रही हैं परफॉर्म बहुत ही बेहतर करना। हिंदी फिल्में लाइक दृश्यम इस क्वार्टर की सबसे बड़ी फिल्म थी और सेकंड बिगेस्ट फिल्म थी इस साल की ब्रह्मास्त्र के बाद। उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और कुछ रीजनल फिल्में लाइक कंतारा जो अनएक्सपेक्टेड हिट्स हुई, उन सब ने बॉक्स ऑफिस पे रिकवरी की तरफ एड किया। हमने देखा है लगभग हमारा एवरेज टिकट प्राइस की ग्रोथ 6-6.5% रही है और एवरेज एफएनबी की ग्रोथ रफली 10% रही है। अगर आप 3 साल की विंडो में कंपेयर करें, एवरेज पर ईयर ग्रोथ रही है। सो इन दोनों ने हेल्प किया है रेवेन्यू को ग्रोथ करने में। इसके अलावा इस क्वार्टर में पीवीआर पिक्चर्स जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है, उसने डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। उनका रेवेन्यू लगभग 100 करोड़ से ऊपर था इस क्वार्टर में। बड़ी फिल्में लाइक दृश्यम, विक्रम वेदा और सर्कस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी, जिससे ऑल्सो हमें फायदा हुआ ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ में। तो ठीक है, तो ये होंगे रीजनल फिल्म्स और ये सब अवतार ने कंट्रीब्यूट करा होगा। लेकिन ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं, क्या सूद साहब ऐसा हो रहा है कि अब हिंदी फिल्म्स की अंडर परफॉर्मेंस का असर वहां पे क्लियरली विजिबल होना शुरू हो गया है? नहीं रहा है हिंदी फिल्मों के लिए। और अगर आप देखें इस साल में क्या हुआ है, लगभग सारी रीजनल लैंग्वेज फिल्मों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ना सिर्फ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बट ऑल्सो मराठी और गुजराती और पंजाबी फिल्में भी कुछ हद तक ठीक रही हैं। तो हमने देखा है कि जो हिंदी कंटेंट है, सिर्फ उसी की अंडर परफॉर्मेंस की वजह से बॉक्स ऑफिस के नतीजों पे फर्क पड़ा है। पीवीआर का काफी सर्किट नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में है, तो क्लियरली जहां पे हिंदी फिल्में काफी ज्यादा रेलेवेंट हैं। कुछ उसका इम्पैक्ट क्वेश्चन हो गया है क्योंकि फिल्में जैसे केजीएफ या आरआरआर जो हिंदी लैंग्वेज में डब होने के बाद भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्होंने उस इम्पैक्ट को क्वेश्चन किया है। बट मुझे लगता है 2023 हिंदी फिल्मों के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी फिल्में लाइंड अप हैं और जो काफी कंटेंट अगले साल रिलीज होगा वो लगभग पिछले 12 महीनों में क्रिएट किया गया है, पोस्ट पेंडेमिक कंसेप्चुअलाइज और क्रिएट किया गया है। तो वो रिफ्रेश कंटेंट आएगा स्क्रीन पे, तो काफी रिकवरी की उम्मीद है अगले साल हिंदी फिल्मों में। जी, तो नितिन जी, हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं है सर कि अच्छा कंटेंट आए और दर्शक एक बार फिर से अगर आप देखें सिनेमा हाउस में हो। आपके इनफैक्ट आशीष के 2 प्रश्नों ने बहुत सारे अगर आप देखें बिंदु कवर कर लिए, लेकिन मैं कुछ और पॉइंट्स अगर आप देखें जो प्रेशर पॉइंट्स हैं स्पेशली लास्ट 1 साल में, उनको डिस्कस करना चाहूंगा। ड्यूरिंग कोविड रेंट निगोशिएशंस हुई थी काफी ज्यादा, बट अब रियल एस्टेट प्राइसेस काफी हायर लेवल्स पे है, रेंटर्स काफी ऊपर है। बीते 1 साल में रेंटर्स में कितना इंक्रीज हुआ है? और मैंने हेडलाइंस में ये काफी सुना है कि कुछ टसल्स हैं बिटवीन आई थिंक बिल्डर्स एंड मॉल ओनर्स और शोरूम्स के बीच में। अभी रेंटर्स में कितना डिफरेंशियल आ गया है और कितने बढ़ने की संभावना है इसकी? हमारी इंडस्ट्री के लिए लगभग देखें, हमारे जितने भी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं रफली 4 से 5% एनुअल इन्फ्लेशन लिंक ग्रोथ होता है रेंटल कॉस्ट में। तो इस साल हम वही देख रहे हैं। एंड इफेक्टिवली अगर आप 3 साल के बाद में देखें तो वो रेंटल कॉस्ट काफी बढ़ी हुई दिखती है हमारे पीएनएल में 15 से 20% उसी वजह से।
बाकी जितनी भी कॉस्ट हैं वो आई थिंक कंपनी ने कंट्रोल की हैं, काफी कम की हैं पोस्ट पेंडेमिक। बट अभी रेंटल कॉस्ट इसलिए भी ज्यादा दिखती है क्योंकि रेवेन्यू उतनी फास्ट रिकवरी नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि अगले साल जैसे कि रेवेन्यू की रिकवरी दिखेगी जो इससे ज्यादा स्ट्रांग होगी। आई थिंक रेंटल कॉस्ट हम मेंटेन करते हैं अपने पीएनएल में लगभग 16 से 17% हमारे रेवेन्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम उस लेवल्स पे पहुंचने की कोशिश करेंगे एज हमारा रेवेन्यू रिकवर करता है। क्विकली सूट सर, लास्ट अपडेट था कि एनसीएलटी ने पीवीआर और आइनॉक्स लेजर के अमेलगमेशन को मंजूरी दे दी, ऐसी खबरें आई थी। और उसके बाद क्या कहती, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी कुछ दिनों में आपके हाथ में आ जाएगी। वो अपडेट आया क्या, और अब एक कंबाइंड एंटिटी के तौर पे कब तक एक्सपेक्ट करूं? हमने 12 जनवरी को जो एनसीएलटी की हियरिंग हुई थी उसमें वर्बल ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया गया था। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द ऑर्डर अभी एक्सपेक्टेड है, अभी आई नहीं है, लगभग अगले हफ्ते 10 दिन में होपफुली आ जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ इवेंट्स ये होगा कि वो ऑर्डर हम आरओसी में फाइल करेंगे और उसके बाद रिकॉर्ड डेट सेट करेंगे ताकि आइनॉक्स के शेयर होल्डर्स को पीवीआर के शेयर्स इशू किए जाएं। मुझे लगता है अगले 30 से 45 दिन में एक बार ऑर्डर आने के बाद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो इस फाइनेंशियल ईयर से काफी पहले मर्जर इन ऑल रिस्पेक्ट्स कंप्लीट हो जाएगा एंड दोनों कंपनीज इकट्ठा होके कंबाइंड स्क्रीन नेटवर्क ऑपरेट करेंगी। आपने कहा था 2023 में होपफुली वो हिंदी मूवीज का कैलेंडर जो स्लेट है इनकरेजिंग है, हालात शायद पटरी पे आएंगे। मैं पढ़ रहा था आज से वो अगले हफ्ते की जो एक मूवी रिलीज मच टॉक्ड अबाउट पठान, उसकी एडवांस बुकिंग विंडो खुल रही है। इनिशियल रिस्पांस आना शुरू हुआ क्या सर? हमने कल प्रीमियम फॉर्मेट्स जो हमारे बड़े फॉर्मेट्स हैं आईमैक्स, पीएक्सएल वगैरह, उसमें कुछ एडवांसेस खोली थी। रिस्पांस बहुत ही बेहतरीन है और एडवांसेस काफी स्ट्रांग लग रही हैं फिल्म की। आज फॉर्मली एडवांसेस खुलेंगी। जो सेंटिमेंट है काफी स्ट्रांग है फिल्मों का। आई थिंक क्यूरियोसिटी फिल्म को देखने की बहुत ज्यादा है दर्शकों में। सो मुझे लगता है कि एटलीस्ट एडवांसेस और ओपनिंग काफी स्ट्रांग लगने वाली है फिल्म की। चलिए ठीक है, तो देखते हैं ओवर द वीकेंड और अपडेट्स आएंगे छन छन के, किस तरह का इनिशियल रिस्पांस की पठान डेब्यू किस तरह का करेगी, उस पर अपडेट्स आते रहेंगे। आज वैसे पीवीआर सिनेमा लवर्स डे बना रहा है, ये फ्राइडे को क्यों करा आपने? वीकेंड पे करते, वीरू आज दिन में छुट्टी लेना चाहते थे सर। चलिए हम रेगुलरली काफी मैं छुट्टी लूंगा सर, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल मैं छुट्टी लूंगा सर 27 को। नितिन जी यकीन मानिए, आशीष को 27 को एक्सटेंडेड वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं। सूचना बोले मुझे क्या फंसा रहे तुम लोग आपस में नाम देखने जरूर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जरूर जाएंगे सर, जरूर जाएंगे। कॉन्फिडेंट आगे का आउटलुक सुधरेगा, टाइमलाइन सामने आती हुई मर्जर रिलेटेड। चलिए इस नोट पर एक काम करा जाए, शो को समेटने का वक्त है। गाबा सर आपने पठान की एडवांस बुकिंग कर ली है? अरे गाबा सर उठ के ही चले गए, लेकिन गावा सर और पालविया सर हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के उस पार जब हम 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। बाकी सबका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको हैप्पी वीकेंड। नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे का दिन हमने मार्केट की शुरुआती टिक्स आते हुए देख लिए। 45 मिनट का सेशन कल्मिनेट होता हुआ बहुत ही दायरे में, कल हमने एक्सपायरी भी बहुत सीमित दायरे में होती हुई देखी थी। थोड़ा सा लैकलस्टर 1/3% का दबाव था, उसके ऊपर इस समय हल्के लाल निशान के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। दरअसल सबड्यूड सा सेशन 18,085 के लेवल्स पर निफ्टी, मिड कैप्स एकदम फ्लैट। आज एक पॉकेट जो सरप्राइजिंगली बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम दिखा रही है। इनफैक्ट
बैंक्स और फाइनेंशियल दोनों जोड़ दीजिए, लेकिन बैंक्स में खास तौर पे परसेंटेज गेनर से दिखाता हूं आपको निफ्टी 50 के। इंडसइंड बैंक बढ़िया कर रहा है, एसबीआई ये दोनों 1% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक आधे % की मजबूती, एचडीएफसी बैंक फिर मजबूत, ऑलमोस्ट 1% का उछाल। तो कई सारे बैंकिंग हेवीवेट्स अच्छा मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। जो अब तक की थोड़ी सी लैकलस्टर पॉकेट थी, वो थोड़ा सा आज मूव दिखाने की कोशिश करती हुई आधे % से ज्यादा निफ्टी बैंक इस समय मजबूती में। एक बार ब्रेथ दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे, स्लाइटली एडवांसेस के फेवर में। इनफैक्ट 5:4 का रेशियो है, 4 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक्स मजबूत हैं बढ़त के साथ इस समय कामकाज करते हुए। पर हां, थोड़ा सा कंसोलिडेशन इस समय, इस हफ्ते कुछ शुरुआती अच्छे मूव्स एंजॉय करने के बाद अब लग रहा है। पर वीरू, ओपनिंग की रीडिंग क्या, 45 मिनट का जो सेशन कल्मिनेट हुआ उसके बाद आपके ऑब्जर्वेशंस क्या निफ्टी और इवन निफ्टी बैंक को लेकर? जी देखिए आशीष, आज थोड़ा सा रिलायंस बैकफुट पे, रिलायंस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, एंड दैट्स क्रिएटिंग अ बिग डिफरेंस बिटवीन निफ्टी बैंक। तो रिलायंस का बैकफुट पे आना आज निफ्टी बैंक की अगर आप देखें कि डिफरेंशियल का एक बड़ा कारण है। बट आशीष, बट इसके बावजूद निफ्टी याद रखिएगा हमारा फर्स्ट बेस होल्ड कर रहा है, और वो फर्स्ट बेस आप जाके देख सकते हैं, वो उसका पीछे लॉजिक क्या है, दैट्स 20 and 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक उसके ऊपर है, नो शॉर्टिंग थॉट्स ऑन निफ्टी, याद रखिएगा। रिलायंस हटा लीजिए, अब निफ्टी लेके आइए। नो शॉर्टिंग थॉट्स अबाउ बेस 1 बाय द डिप्स, ये अप्रोच रहेगी मेरी। और आशीष, आज एक डिफरेंशियल क्रिएट किया है निफ्टी बैंक ने, याद रखिएगा। अगर आप कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करें आशीष, तो आज का सबसे बड़ा ट्रेड बनता है बैंक निफ्टी पे ही। और बैंक निफ्टी आशीष अब, यानी आपको याद होगा आशीष, जिस दिन हमने वो निफ्टी की कॉल ली थी, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन निफ्टी ने स्ट्राइक किया था 20 डेमा को, और उसके अगले दिन ओपन हुआ था उसके ऊपर, नेक्स्ट क्लस्टर में आ गया था। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि निफ्टी बैंक अभी नेक्स्ट क्लस्टर में नहीं आया है। फॉर द टाइमिंग लग रहा है कि निफ्टी बैंक आज थाम के बैठा है ये कि मैं नेक्स्ट क्लस्टर में आऊंगा, और 42,500 को पार कर देना, 42,525 20 डेमा को पार कर देना, आज नई ट्रेजेक्टरी में निफ्टी बैंक है। तो इंडेक्स ऑफ द डे निफ्टी बैंक है। और जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, वो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज चेस कीजिएगा बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स को आशीष। और आशीष, वो जो कैंडल है ना 16 जनवरी की, उसका हाई अगर कटता है तो याद रखिएगा ये दिन बिलोंग करेगा बैंक निफ्टी को ही। और ऐसे में ऊपर की तरफ जो हमने सुबह लेवल डिस्कस किए थे आशीष, अबाउ 42631 751 863 905, कुछ भी पॉसिबल है आशीष। कुछ भी ठीक है। ये हो गया बढ़िया सा निफ्टी बैंक का व्यू। 10 के धंधा शो का पूरा लाइनअप दे देता हूं। 10 के धंधा ट्रेड्स का हमारे साथ 3 बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स होंगे। पालिया साहब और गाबा सर पिछले शो से कंटिन्यू कर रहे हैं, और प्रशांत सावंत साहब जुड़ते हुए इस शो में। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। बस हम लोग बातचीत की शुरुआत करेंगे। आगे बजट और मार्केट्स पर डिटेल्ड चर्चा होगी। एमके ग्लोबल के एमडी कृष्ण कुमार कारवा सर आज जुड़ेंगे। और आगे एक कंपनी जो आज सुबह से चर्चा में थी, मिड कैप आईटी स्पेस का जो नंबर आया था लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज का, मेंशन हो रहा था नंबर खराब है, स्टॉक कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। इन नंबर्स पे और आगे के आउटलुक पर इस कंपनी के एमडी और सीईओ अमित चड्ढा साहब से भी इसी शो में चर्चा होनी है। तो एक्शन पैक्ड शो है, क्विकली आगे बढ़ रहा हूं। और इस समय 10 बजे के दमदार पिक्स या स्टॉक्स लेने का समय। प्रशांत जी, शुरुआत आप ही के साथ। कौन से स्टॉक्स रडार पे प्रशांत सर, आपकी पिक्स कौन सी? जी आशीष जी, वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो फर्स्ट पिक जो मेरे रडार पे है वो एचडीएफसी लिमिटेड, काफी दिनों बाद 2700 के बाद सस्टेन कर रहा है और वॉल्यूम 2 दिनों से बहुत अच्छे से पिकअप हुए। एक हायर बेस भी बनी हुई थी, इसलिए मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2685 2685 पे, और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 2770 तक 2770 टारगेट 1, और इसके ऊपर सस्टेन करे तो 2800 भी दिख सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। फर्स्ट पिक होगा मतलब अब एक आध और लगाया लगता है। जी सॉरी, आपने कहा ये मेरा फर्स्ट पिक होगा, इसका मतलब एक और कुछ है। कौन सा है? जी एक पिक जो मेरे रडार में काफी वक्त से है, जो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है बट उसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, वो होगा एसबीआई। एक्चुअली कैनरा बैंक, एसबीआई, ओवरऑल सेक्टर, पीएसयू बैंक, बट इसमें से मुझे एसबीआई ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट से ये बाउंस हुआ है। अभी ये करीबन 595 पे, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा
सिर्फ 7 पॉइंट का, यानी 588 क्लोजिंग बेसिस 588, और मैं टारगेट रखूंगा यहां से 615 का 615। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा। एक और एडवांटेज निफ्टी बैंक अब कैरी करता हुआ, और वो है कि एसबीआई जो है वो दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके खड़ा हो गया है। राजेश पालवे जी, आपका इंडिसेस पे व्यू इस वक्त और आपके दो कन्वर्शन ट्रेड्स। तो वीरेन जी देखिए, इंडेक्स में तो अभी भी रेंज का ब्रेकआउट डिसाइसिवली हुआ नहीं है। जब तक 18,150 के ऊपर हम सस्टेन न करेंगे, जब तक एक रेंज बाउंड ही ट्रेड देखने को मिलेगा निफ्टी में स्पेशली। बट बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग है। आज का मूव 42,600-650 जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, उसको आज ये अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। अगर आज के सेशन में ये ब्रेकआउट देने में कामयाब होती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ एक अच्छा मूव सेकंड हाफ में भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। फिर 43,200 तक की जगह भी बिल्कुल बैंक निफ्टी में ओपन होते हुए दिखेगी। और अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के सारे कंट्रीब्यूटर्स भी आज एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आज बैंक निफ्टी एक लीडरशिप लेते हुए दिख सकता है। 42,650 के ऊपर हमें लगता है एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी यहाँ पे सेकंड हाफ में और एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जैसा हमने पिछले शो में एचडीएफसी लिमिटेड ऑप्शन दिया था, वो एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। अभी यहाँ पे हमारे जो नए स्टॉक है वो है कोल इंडिया। ये स्टॉक में देखें तो ये थर्ड डे है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बने, और काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 3 दिनों में देखने को मिली है। स्टॉक में अब 50 डे मूविंग एवरेज को भी अभी सरपास करते हुए दिख रहा है। कोल इंडिया का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमें लगता है ये जिस तरीके की मोमेंटम बने, यहाँ पे 235, 238 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस छोटा ही होगा, 224 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगी कोल इंडिया फ्यूचर में। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो रहेगा आरईसी का। आरईसी में देखें तो पिछले 4 दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जिस तरीके के यहाँ पे कंसोलिडेशन हुए, हमें लगता है आज के सेशन में आरईसी एक ब्रेकआउट यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख सकता है। तो आरईसी फ्यूचर में बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें करीब 129, 131 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 121 का। वाह, बढ़िया पिक्स आते हुए आप लोगों के लिए। मैं रिकैप कर दूंगा इस समय के 10 के दमदार ट्रेड, लेकिन अब गाबा सर के पास जा रहा हूं। गाबा सर, एक बार फिर से आपको सुप्रभात। गाबा सर, इस समय के प्रेफर्ड ट्रेड्स कौन से? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू यू अगेन। 2 स्टॉक्स हैं, एक तो है चोला फाइनेंस। यस, इसमें अपनी मिला है और ब्रेकआउट भी मिला है। चोला फाइनेंस में ट्रेड कर रहा है 708 के आसपास। मुझे लगता है 720 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम वहां पे जाना चाहिए। स्टॉप होगा 700 का, चोला फाइनेंस। यस, दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL। यहां पर भी उड़ान बढ़ेगा ये HAL। ट्रेड कर रहा है 2488। मुझे इसका टारगेट करीब 2530 to 2550 तक नजर आता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। HAL में तेजी नजर आती है, बहुत बढ़िया मोमेंटम है। स्टॉक होगा 2460 HAL। जी HAL आपकी स्क्रीन पर देखें तो डे हाई पैकेट ट्रेड करता हुआ 2489 पर। अच्छी बात है, दोनों ही स्टॉक्स ने, BL ने और HAL ने एक अच्छा रेस्ट लिया था दिसंबर के महीने में, और वहां से अब ओवरशूट होते हुए एक बार IRCTC लेके आइएगा। और IRCTC 642.75 में इनफैक्ट सुबह सुबह आशीष आज वहां पड़ रहा था, तो आपको मालूम है रेलवे का इस साल का जो रेवेन्यू था वो करीब था 2.3 ट्रिलियन का टारगेट, और वो शायद इस बार अचीव कर लें। मेरे ख्याल से 1.9 ट्रिलियन अगर आप देखें ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं। तो रेलवे की माली हालात बेहद होती हुई जिसमें कोई राय नहीं है। मैं IRCTC को कुछ देर पहले देखा था, डेली डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, और एग्जैक्टली 20 डे में हिट करता हुआ पोस्ट 14 दिसंबर। गजब कम हुए यहां पर। एक बार राजेश पालेवा जी देखेंगे इस स्टॉक को अपनी आज लगभग 22 दिसंबर से लेकर टेक्निकली 1 महीने की ट्रेजेक्टरी को छोड़ता हुआ पीछे। आपका व्यू इस पर? तो बिल्कुल काफी टाइट रेंज में स्टॉक में हमने देखा पिछले 15-20 दिनों से स्टॉक एक बहुत टाइट रेंज में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये इस तरीके के बिहेवियर जब भी होते हैं तो एक बड़ा मूव के लिए स्टॉक तैयार होते हुए दिखता है। अब आज की जो प्राइस एक्शन बनी है ये काफी इंकरेजिंग है। हमें लगता है कि आज 648, 650 के लेवल को अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस कर लेगा तो फिर ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 680 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एक अच्छे बड़े कंसोलिडेशन के रेंज का ब्रेकआउट आज हमें लगता है कि होते हुए दिख सकता है। बाय करने की सलाह है। करंट लेवल पे थोड़ा सा अगर
आज ब्रेकआउट नहीं भी होता तो अगर इसके स्टॉप लॉस होल्ड करते पोजिशनल बेसिस पे तो वो आएंगे करीब 632 के आसपास के। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं वॉयलेट होते तो हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसमें ब्रेकआउट बनते हुए दिख सकता है। अब धीरे धीरे सारे बजट रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस पढ़ रहा था दिग्गज ब्रोकरेजेस की, तो वीरू एक चीज बहुत कॉमन है कि इस बार इंफ्रा पे एलोकेशन जो है मीनिंगफुली बढ़ा दिया जाएगा। तो हमारे एक्सपर्ट चैनल पे आके बार बार कह भी रहे हैं। और आमतौर पे इलेक्शन ईयर से पहले वाला जब इंफ्रा स्पेंड बढ़ता है तो रोड्स और रेलवेज की तरफ पूरी तरह से चैनलाइज होता है। तो इंक्रीमेंटल जो स्पेंड आने शायद इन दोनों में, रोड्स और रेलवेज में आते हुए नजर आएंगे। तो शायद ये सब भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब बस 6-7 ट्रेडिंग सेशन दूर है हम, तो शायद बाजार धीरे धीरे कुछ फैक्टर इन करे। खैर, इस बीच लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के एमडी और सीईओ अमित चड्ढा साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस बार का रेवेन्यू मोमेंटम ठंडा, प्लस पूरे साल की गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज करी, वो सारा डेटा स्क्रीन पर आएगा। चड्ढा साहब, पहला सवाल तो बहुत ऑब्वियस, ये इस पूरे साल की जो गाइडेंस आप लोगों ने कट कर दी है, रिड्यूस कर दी है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या इस क्वार्टर के खराब प्रदर्शन के चलते रिड्यूस हुआ